तो क्लास करते हैं फिर स्टार्ट। ठीक है, वैसे 10 मिनट लेट हो गए हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एक तो कल ये था यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। मैंने सोचा कि कुछ और नहीं लिखा मैंने, ठीक है, तभी मैंने बोलता कल इसको लिख दूंगा। ये 0.49 ही है जो आपने निकाला था ना, 0.49 है, ठीक है। इसको कर देना आप लोग 0.49, ऐसे 350 के लिए 0.49 निकल के आ रहा है, ठीक है ना। जस्ट कैलकुलेशन मिस्टेक थी, मैंने अपने रेक्टिफाई कर लिया इसको। तो आप इसको 0.49 कर लेना इसको, ठीक है। एक तो ये हो गया। और इसके अलावा आप करते हैं हम क्लास स्टार्ट। जहाँ तक कल पढ़ा हमने उसके बाद से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो कल तक जो आपने पढ़ा था वहां तक किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। और जो न्यूमेरिकल मैंने आपको सॉल्व करने के लिए दे रखा है, वो न्यूमेरिकल क्लास में डिस्कस करना है या बन गया आप लोगों का, आंसर आया आप लोगों का, या इसको डिस्कस करना है। कोई भी बच्चे, जो 11 बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, 10 10 जो भी है, इनमें से अगर एक को भी अगर वो क्लास में डिस्कशन करना है तो बता दो, मैं क्लास में डिस्कस कर देता हूँ क्वेश्चन को। वैसे है तो सेम ही डब्ल्यूएसएन की तरह जी। ही है। या आंसर बता दो जो आपने निकाला है, ठीक है ना। या तो आंसर बता दीजिए जो आपने निकाला है, या अगर डिस्कशन करना है तो आप लोग बोल दीजिए डिस्कशन कर लो, तो डिस्कशन कर लेते हैं क्लास में। पर वो भी नहीं बोल रहे हो, आंसर भी नहीं निकाला गया आपने। आंसर किसी का कुछ आया तो बता दो। एएसटी कितना निकल के आ रहा है आप लोगों का उसका? 4883.5 पूजा, 4883। डी कितना लिया आपने, इफेक्टिव डेप्थ कितनी ली? 4883.5654। मंजूर आना 4876। इफेक्टिव डेप्थ कितनी कितनी ले रखी है आप लोगों ने? ज्यादा ली गई इफेक्टिव डेप्थ? 650 किसने ली इफेक्टिव डेप्थ? 640। 40 में इफेक्टिव डेप्थ में, हाँ ये 640 ले रखी होगी आपने, तो ये सही होगा आपका। ठीक है, आपका सही है 640 में, ठीक है। पूजा का सही है, इफेक्टिव डेप्थ मैंने 640 लेके चले हैं, ठीक है। दीपक गौर ने इफेक्टिव डेप्थ लेके चले हैं 700। 700 इफेक्टिव डेप्थ लेके चल रहे हैं। यानी कि टोटल डेप्थ आपने कितना, टोटल डेप्थ कोई इफेक्टिव डेप्थ ले लिया क्या? कैपिटल डी आपने 700 एज्यूम किया होगा ना पहले। अच्छा, 760 आपने से कर रखा है, ठीक है, ये भी सही है। सही है, सही है, ठीक है। किसी को क्लास में डिस्कशन की जरूरत है इस क्वेश्चन को? दो बच्चों का ही निकला है। सर एक बार डिस्कस कर दो, ओके। ओके हिमांशु, ठीक है। इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ फटाफट, ठीक है ना। आंसर आप लोग निकालोगे, फटाफट इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग अगले टॉपिक में हम आगे बढ़े, ठीक है ना। तो जल्द से हम एक बार इस क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। इजी सा ही क्वेश्चन था ये आपने पहले भी पढ़ रखा है, ठीक है ना। देखिए एक बार, उसके बाद हम आगे अपने टॉपिक में बढ़ेंगे। 5 10 मिनट में इसको कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में आपको एक सिंपली सपोर्टेड बीम दे रखी है, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम में आपको स्पैन दिया हुआ है आपको 10 मीटर का, ठीक है। 10 मीटर का स्पैन दिया हुआ है। M40 कॉन्क्रीट आपको गिवन है यहाँ पे, और Fe500 स्टील इन्होंने दे रखी है क्वेश्चन में, ठीक है। लाइव लोड आपको गिवन है कितने का, 50 kN पर मीटर का, ठीक है। और ये बोल रहा है डिजाइन बाई एलएसएम। डिजाइन बाई एलएसएम, यानी अगर एलएसएम से डिजाइनिंग के लिए बोल रहा है तो ऑब्वियसली बात है, आपको निकालना क्या है, एएसटी और डी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। डिजाइन बोलने में एएसटी और डी की वैल्यू आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, ठीक है ना। ये आपको पता है, ठीक है। सबसे पहले जो चीज मैंने बताई थी आपको, वो करना था आपको, डेप्थ को पहले एज्यूम करना था, देन उसके बाद उसको क्या करना था, सेटिस्फाई करवाना था कि ये डेप्थ हमने जो एज्यूम कर रखी है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो पहले वाले केस में हम लोग जो डब्ल्यूएसएम में हमने डेप्थ एज्यूम करी थी उसी हिसाब से हम लोगों का रहने वाला है, ठीक है। तो पहला ट्रायल हमारा रहेगा, वो रहेगा हमारा डेप्थ इक्वल टू रहेगा स्पैन अपॉन 10। जितना स्पैन आपने ले रखा है उसका डिवाइडेड बाई 10 ले लो, तो ये आप डेप्थ एज्यूम करोगे, ठीक है ना। तो 10/10 कर लो, 10 मीटर का स्पैन है, 1 मीटर आपकी डेप्थ निकल के आई, या इसको हम बोल सकते हैं 1000 mm, ठीक है ना। इतनी आपकी डेप्थ आपने क्या करी, एज्यूम कर ली, ठीक है ना। ये डेप्थ आपने एज्यूम कर ली, ठीक है। अब देखिए, इसका हाफ आप एज्यूम कर लो विड्थ, ठीक है, जो चीज हमने वहां पे करी थी।
एज्यूम विड्थ इक्वल टू 500 mm, एज्यूम कर लो विड्थ, ठीक है ना। जब आपने डेप्थ और विड्थ से एज्यूम कर ली तो उसके बाद आपको क्या निकालना था, अगला स्टेप में आपको निकालना था डेड लोड। डेड लोड कैसे निकलता है आपका, बी डी एल इंटू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, इससे आपका निकलता है बी डी एल ना, ये सबको पता ही है, ठीक है। बी कितना है आपको यहाँ पे, बी आपका यहाँ पे 0.5, ठीक है। डेप्थ, टोटल डेप्थ यहाँ पे लेनी है तो टोटल डेप्थ हमारी आ रखी है कितनी, 1, ठीक है ना, 1 मीटर आ रखी है, मैं मीटर में ले रहा हूँ सारी वैल्यूज। और लेंथ भी आपको 1 मीटर लेके चलनी है, यानी 1 मीटर के लिए ही आपको डिजाइनिंग करनी है, ठीक है ना। और यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट आपको पता है 25 आपका यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट होता है, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो 12.5 ही आ रहा होगा, ठीक है ना। 12.5 किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर के लिए निकाल रखा है आपने, लेंथ 1 मीटर ले रखी है तो किलो न्यूटन पर मीटर, 1 मीटर के लिए आपकी 12.5 किलोमीटर निकल के आ गई आपकी क्या, डेड लोड, ठीक है ना। ये हो गया आपका डेड लोड। देन उसके बाद यहाँ पे आपको लाइव लोड गिवन है, लाइव लोड कितना गिवन है आपको, 50 किलो न्यूटन का, 50 किलो न्यूटन पर मीटर का आपको लाइव लोड गिवन है, यानी यूडीएल के फॉर्म में आपको लाइव लोड गिवन है, जो कि आपको 50 किलो न्यूटन पर मीटर है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल लोड की, तो टोटल लोड कैसे निकलेगा आपका, डेड लोड प्लस लाइव लोड, डेड लोड प्लस लाइव लोड, ये निकल गया आपका 62.5 किलो न्यूटन पर मीटर। लेकिन अगर मैं बात करूं डब्ल्यूएसएम की, तो हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, जो ये टोटल लोड आपका निकल के आ रहा है, इस टोटल लोड से ही हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे थे, सीधे डिजाइनिंग कर रहे थे, ठीक है। लेकिन एलएसएम में आपको क्या करना है, इस टोटल लोड को फैक्टर्ड के फॉर्म में आपको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी आपके फॉर्मूले यहाँ पे डिराइव होकर आ रखे हैं वो फैक्टर्ड के फॉर्म में ही आ रखे हैं, तो इसीलिए आपको टोटल लोड को फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट करना है, सीधे निकालिए आप फैक्टर्ड लोड, ठीक है। फैक्टर्ड लोड या अल्टीमेट लोड भी बोल सकते हो, तो फैक्टर्ड लोड क्या होगा आपका, 1.5 इंटू 62.5, एक स्टेप यहाँ पे चेंज हो गया, जो आपने पहले कर रखा था उसमें एक स्टेप ये चेंज हो गया, ठीक है। तो जब आप 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये निकल के आ रहा होगा आपका 93.75 किलो न्यूटन पर मीटर, ये निकल के आ गया आपका क्या, फैक्टर्ड लोड। और इसी फैक्टर्ड लोड के बेस पे अब आप निकालो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट या अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट, ठीक है ना, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकालो, उसके बाद आप, ये क्या था आपका, सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में यूडीएल अगर अप्लाई हो रहा है तो उसके लिए बेंडिंग मोमेंट होता क्या है, डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होता है, डब्ल्यू एल स्क्वायर, डब्ल्यू यू एल स्क्वायर कर लो उसको आप, ठीक है ना। लोड क्या ले रहे हो आप इसमें, अल्टीमेट लोड ले रहे हो ना, तो अल्टीमेट लोड लोड लोगे तो आपका ये डब्ल्यू यू एल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका डब्ल्यू यू एल स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। ये हो गया आपका क्या, बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो डब्ल्यू यू की वैल्यू कितनी आई थी आपकी, 93.75, 93.75, एल आपका गिवन है यहाँ पे 10, ठीक है, डिवाइडेड बाई 8। तो सॉल्व करिए, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका निकल के आ रहा होगा, आप सॉल्व करना है इसको, मैं डायरेक्टली वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि हमारा टाइम और लोगों ने बहुतों ने कर भी लिया है, ठीक है ना, ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट हो जाएगा। 875 1171.875 के अराउंड ये निकल के आ रहा होगा किलो न्यूटन मीटर में। बेंडिंग मोमेंट की यूनिट आपको पता है किलो न्यूटन मीटर है, ठीक है ना। इतना आपका मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकल के आ गया। अब मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट अगर आपका निकल के आ गया तो इफेक्टिव डेप्थ आप निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। सेकेंड आप कर लो इफेक्टिव डेप्थ, डेप्थ ऑफ द बीम रिक्वायर्ड, ठीक है ना। आप सीधे निकाल लो डेप्थ ऑफ बीम रिक्वायर्ड, ठीक है ना। तो डेप्थ ऑफ बीम जब आप रिक्वायर्ड करोगे तो डेप्थ के लिए फॉर्मूला क्या था आपका, अंडर रूट ऑफ अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट अपॉन क्यू इंटू बी, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला था। अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी है आपकी, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आपका निकल के आया 1171.875 इंटू न्यूटन एमएम में कर रहा हूँ मैं कन्वर्ट इसको, 10⁻⁶ में चले गए, ठीक है। क्यू देखिए कौन सा स्टील है आपका, Fe500 स्टील है, Fe500 स्टील के लिए क्यू की वैल्यू है 0.134 एफपी के, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। Fe500 के लिए 0.134 एफपी के, ये आपकी क्यू की वैल्यू है, ठीक है। इसमें रखिए आप सीधे क्यू की वैल्यू 0.134 इंटू एफ सी के कितना है आपका, यहाँ पे एफ सी के आपका है M40 कॉन्क्रीट आपने यूज कर रखा है, कितना मुझे पता है M40 है, तो 40 आपका एफ सी के हो गया। और विड्थ आपकी कितनी ले रखी है आपने, 500 mm, ठीक है ना। ये आपने ले रखी है विड्थ, ये निकालिए स्मॉल, ठीक है। स्मॉल डी मैंने कल ही आंसर बता दिया था आपको इसका, 661.261 mm, 261 mm, ये निकल के आ रही होगी आपकी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू, ठीक है।
ये आपकी क्या निकल के आ रही है, इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू। अब देखिए आपने एज्यूम कैपिटल डी कितना कर रखा है, आपने एज्यूम 1000 mm, आपको रिक्वायरमेंट कितने की है, 661.261 स्मॉल डी की। अगर आप इसमें कवर भी ऐड करते हो, ठीक है, लो 50 mm का मैंने कवर भी ऐड कर दिया अगर, तब भी आपका क्या होगा, जब 50 mm का कवर भी ऐड कर दिया तब भी आपकी ये डेप्थ कितनी होगी, ये होगी आपकी 711.261, 711.261 ही होगी, ठीक है ना। जब आप इसमें ये भी ऐड कर दोगे तब भी आपकी 711.261 ही हो रही है, लेकिन आपने एज्यूम कितनी कर रखी है, एज्यूम कर रखी है 1000, यानी रिक्वायरमेंट आपकी 711 की है, आपने 1000 एज्यूम कर रखी, तो अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, ठीक है ना। अनइकोनॉमिकल आपका सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अनइकोनॉमिकल सेक्शन से बचने के लिए हमें यहाँ पे, आपको पता ही है एलएसएम में जो इकोनॉमिकल आपका प्रॉपर्टी है वो काफी इंपॉर्टेंस प्ले करती है, ठीक है ना। यानी जो पैसा ये यूज करते हैं इसमें, वो एटलीस्ट आपका मतलब कितना लिमिटेड वे में यूज करके चलते हैं, कि हमारा लिमिटेड वे में पैसा भी खर्च हो और हमारा स्ट्रक्चर भी बन जाए, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे 1000 mm डी लेके नहीं चलेंगे, होने को उससे वो सेफ है। अगर आप वो 1000 mm लेके चलते हो तो एलएसएम में डिजाइनिंग में सेफ है, आपका मोर देन सफिशिएंट सेफ आपका स्ट्रक्चर बनेगा। लेकिन हम लोग ड्यू टू इकोनॉमिकल कंसिडरेशन हम लोग क्या करेंगे, उस डेप्थ को रिड्यूस करेंगे, ठीक है ना। वहां पे देखिए जब डब्ल्यूएसएम में आपने करा था तो 1000 mm लेने के बाद भी सेम स्पेसिफिकेशन सेम वैल्यूज में आपको डेप्थ बढ़ानी पड़ी, 1100 mm लेना पड़ा, लेकिन यहाँ पे देखिए वैल्यू आपको उस डेप्थ को रिड्यूस करना पड़ता है, ठीक है ना। देन एज्यूम कर लीजिए, उसके बाद सेकंड वाले केस में आप एज्यूम कर लीजिए, ठीक है। मतलब थर्ड में कर लेता हूँ यहाँ पे, इस केस में आप एज्यूम कर लीजिए, क्या एज्यूम करना है आपको, ठीक है। डी इक्वल टू 700 mm आप एज्यूम कर लो, इसमें देख लो आपका ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। 700 mm, ठीक है, इतना आप एज्यूम कर लो, ठीक है। अब इसके बेस पे सेम निकालो और सेटिस्फाई कराओ कि क्या ये सफिशियंट है या नहीं है, ठीक है ना। जब आप कैपिटल डी आप 700 mm जब एज्यूम करोगे तो डेड लोड आपका कितना निकल के आएगा, वैसे 750 mm भी कर सकते हो, मैं थोड़ा सा 700 mm ही लेके चल रहा हूँ, ठीक है। 711 की रिक्वायरमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाले वो 1000 mm से निकल के आ रही है। देखते हैं डेप्थ अगर 700 mm की है तो कितनी रिक्वायरमेंट निकल के आती है हमारी, ठीक है ना। तो अगर डेड लोड निकालोगे तो बी डी एल इंटू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट होगा यहाँ पे, तो बी कितना आपका 0.5, डी कितना है आपका यहाँ पे 0.7, अब ठीक है ना, डी 0.7 हो गया, ठीक है। एल आपको 1 मीटर के लिए ही करना है, ठीक है। और 25 आपका हो गया यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट, तो डेड लोड इसका निकल के आ रहा है आपका 8.75 किलो न्यूटन पर मीटर, कितना आपका निकल के आ रहा है डेड लोड, ठीक है। देन उसके बाद मैं अगर बात करूँ लाइव लोड की, तो लाइव लोड आपको की बनी है 50 किलो न्यूटन पर मीटर, कितना आपको लाइव लोड की बनी है, ठीक है। तो डेड लोड इतना गिवन है, लाइव लोड आपको इतना गिवन है, तो आपको निकालना क्या है, अल्टीमेट लोड, ठीक है। अल्टीमेट लोड आप निकालिए यहाँ पे, या फैक्टर लोड जिसको हम लोग बोलते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए जो आपका लोड आपने कैलकुलेट करा है 58.75, ठीक है। तो अल्टीमेट लोड आपका कितना निकल के आ गया 88.125 किलो न्यूटन पर मीटर, इतना आपका निकल के आ गया अल्टीमेट लोड। इस अल्टीमेट लोड के बेस पे आप निकालिए सेम जो हमने निकाला बेंडिंग मोमेंट, अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट या जो कि अगेन डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8 से होगा, ठीक है। तो डब्ल्यू कितना है आपका 88.2125 इंटू एल स्क्वायर, एल आपका वही रहने वाला है 10 जो आपको दे रखा है स्पैन, ठीक है, अपॉन 8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका बेंडिंग मोमेंट निकल के आ रहा होगा 1101.56 किलो न्यूटन मीटर, ये आपका निकल के आ गया 1101.56 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। कराइए, डेप्थ को सेटिस्फाई कराइए आप, ठीक है। सिमिलर वे में जो आपने पहले कर रखा है डेप्थ को सेटिस्फाई कराएंगे तो आप क्या निकलेगा, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट अपॉन क्यू भी करना है ना, तो 1101.56 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई क्यू आपका कितना है 0.134 इंटू एफ सी के आपकी वैल्यू है 40 इंटू 500 आपका क्या है 500 आपकी है यहाँ पे बी की वैल्यू, ठीक है। तो जब डेप्थ आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो ये डेप्थ कैलकुलेट होकर आ रही होगी आपकी 641 mm, ठीक है। कैपिटल स्मॉल डी आपकी निकल के आ रही है 641 mm, ठीक है, 641 mm आपकी निकल के आ रही है। इसमें अगर आप कवर भी प्रोवाइड करते हो 50 mm का, जब आप 50 mm का इसमें कवर भी प्रोवाइड करोगे तब भी ये वैल्यू आपकी 691 mm तक ही पहुंच रही है, यानी आपने एज्यूम कैपिटल डी कितना कर रखा है 700 mm, और आपको जो डी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे 691 mm की ही रिक्वायरमेंट होगी, यानी ये सेटिस्फाई कर गया है, ठीक है ना। जो आपने एज्यूम किया है लगभग लगभग उसी के अराउंड में ही ये वैल्यू आपकी आ रही है, ठीक है ना। तो 691 यानी कम आ रही है वैल्यू, पहले तो कम आनी चाहिए ना जितनी रिक्वायरमेंट है उससे, ठीक है ना। तो आपकी मतलब जो एजम्पन है वो एजम्पन ज्यादा है रिक्वायरमेंट से,
ठीक है। तो रिक्वायरमेंट अगर कम है तो ऑब्वियसली बात है आपका स्ट्रक्चर फेक ही होगा, ठीक है। तो 691 mm आपका रिक्वायरमेंट निकल के आ गई है आपकी, आपने जो एज्यूम किया है 700 mm वो ठीक है, तो उसी आपने जो एज्यूम किया है उसी को आप ले लो टोटल डेप्थ, ठीक है। क्योंकि ये सेटिस्फाई कर गया है तो के बी इक्वल टू जो आपने एज्यूम किया था 700 mm वही ले लो, क्योंकि वैल्यू कम आ गई, ठीक है। और इफेक्टिव कवर आप लगाने के बाद स्मॉल डी आप ले लो 650, 650 mm ले लो आप, ठीक है। बी चेंज मत करो, बी आप ले लो 500 mm, ठीक है। देन उसके बाद आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करना ही तो बचा है। इफेक्टिव डेप्थ का आपके निकल के आ गई 650 mm, ठीक है ना। और लोगों की कुछ और भी आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं, डिजाइनिंग है, डिजाइनिंग में सब चीजें सही होती है, ठीक है। बस थोड़ा सा यहाँ पे इकोनॉमिकल कंसिडरेशन हमको देखना है, तो थोड़ा जितना इकोनॉमिकल हो पाए उतना इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करनी है हमें, ठीक है। वो आपको ध्यान में रखना है, बाकी इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं, आंसर तो सही आएगा। अगर आपने 650 की जगह आपकी इफेक्टिव डेप्थ 700 भी आ रही होगी या 720 भी आ रही होगी तब भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उससे ज्यादा लेके मत चलना, जैसे किसी की 800 आ रखी है या किसी की 900 आ गई तो फिर वो अनइकोनॉमिकल सेक्शन बन जाएगा, तो उतना ज्यादा हमें लेके नहीं चलना है उसको, ठीक है ना। ये हो गया आपकी इफेक्टिव डेप्थ की वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। एक तो आपने निकाल लिया डिजाइनिंग में इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। उसके बाद अगला अगला क्या निकालना है आपको, फोर्थ में आपको निकालना है एरिया ऑफ स्टील। एरिया ऑफ स्टील जो सेकंड चीज थी डिजाइनिंग में वो अब आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है। पहला आपने निकाल दिया इफेक्टिव डेप्थ, जब एरिया ऑफ स्टील आप निकालोगे तो ए एस टी इक्वल टू होता क्या है, बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट अपॉन, फॉर्मूला क्या था आपका 0.87 FY इंटू जे डी, वही फॉर्मूला जो डब्ल्यूएसएम में यूज हुआ, बस यहाँ पे 0.87 FY की जगह वहाँ पे सिग्मा एस टी था, ठीक है ना। और सेम फॉर्मूला आपका यहाँ पे निकल के आ गया 0.87 FY स्ट्रेस है, ठीक है। बस वैल्यू रखिए आप, बस वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पे और आंसर आपका निकल के आ जाएगा, ठीक है। 1101.56 इंटू 10⁻⁶ अपॉन 0.87 इंटू एफ वाई कितना है आपका 500 है ना, एफ वाई की वैल्यू 500 है, इंटू जे आपका कितना होता है इसके लिए, जे की वैल्यू आपकी देखिए, जे हमने निकाला था 0.81, ठीक है। 0.81 जे की वैल्यू 8500 के लिए होती है, तो 0.81 आप जे की वैल्यू ले लो यहाँ पे, ठीक है। और डी आपने 650 mm रख लिया है, ठीक है ना, 650 mm, ठीक है। तो एमएम में आपका ये वैल्यू आ रही होगी, ठीक है। एमएम में जब ई एस टी निकालोगे आपको ये आ रहा होगा आपका 4809.7 mm², ठीक है। और इसको मैं बोल सकता हूँ 4810 mm², यानी 4810 mm² आपका इसकी वैल्यू आ रही है, किसकी, इसकी आ रही है, ठीक है। सर एक बार फर्स्ट वाली डेप्थ कैलकुलेट कर लो, मेरा अलग है, कोई बात नहीं, मैंने पूरा ही क्वेश्चन कर दिया यहाँ पर डिस्कस। अच्छा 661.26 आ रही है क्या, मैंने कितना लिखा है उसको, मैंने भी तो उतना ही लिखा है, 661.26 तो लिखा है, आपकी कितनी आ रही है। हाँ कैलकुलेशन में भी कोई मिस्टेक हो सकती है, मैंने कैलकुलेट नहीं किया क्वेश्चन को अभी, क्योंकि मेरे को लगा आप लोग कर लोगे, मेरे पास आंसर मेरे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग रेक्टिफाई कर लेंगे, ठीक है। नहीं इतना ही आ रहा, ना ना ना, 209 आपकी गलत है, वो नहीं आ रही उतनी, इतना ही तो आ रहा है टेंडेटिव, आप एक बार देख लीजिए जो मैंने कर रखा है ना स्क्रीन में, 661.26 ही है, यही आपका आ रहा है। आप एक बार दोबारा कैलकुलेट करिए इसको, ठीक है। पहले आप बॉड मास कुछ गलती हो रही है ऊपर ना, एक पहले 1171.875 इंटू 10⁻⁶ करो, उसको करने के बाद फिर डिवाइड में बाई करके करो। हाँ आपकी कैलकुलेशन गलत आ रही है, थोड़ी सी कैलकुलेशन गलत हो रही है आपकी, ठीक है, इसको आप रेक्टिफाई कर दो, ठीक है। तो देखिए ये आपकी निकल के आ गई एरिया ऑफ स्टील। बस एक कंपैरिजन हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं कि हर क्वेश्चन का अभी तक हम लोग कंपैरिजन करते हुए आ रहे हैं डब्ल्यूएसएम से, ठीक है। इस क्वेश्चन का भी हम लोग कंपैरिजन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा पिक्चर आपकी और क्लियर हो जाएगी कि डब्ल्यूएसएम में और एलएसएम में क्या चीजें हैं, ठीक है। जो ये सेम क्वेश्चन था जब आपने डब्ल्यूएसएम से सॉल्व किया और जब आपने एलएसएम से क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो डब्ल्यूएसएम से आपकी विड्थ तो आपकी 500 ही लेके निकल के आई थी, ठीक है। कैपिटल डी वहां पे देखिए 1100 ली थी आपने, स्मॉल डी आपने वहां पे ली थी 1050, ठीक है। और ए एस टी जो कैलकुलेट होके आई थी वहां पे, वो ए एस टी आई थी आपकी 3078, ठीक है ना।
ठीक है। और अगर एलएसएम की मैं बात करूं तो एलएसएम में आपकी विड्थ है 500 mm, ये सारी में वैल्यूज हैं, एमएम 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 स्क्वायर। कैपिटल डी की वैल्यू मैंने ली यहाँ पे 700 mm, स्मॉल डी की वैल्यू मैंने ली यहाँ पे 650 mm, और ए एस टी की वैल्यू ली मैंने यहाँ पे, जो हमारी निकल के आई, मैंने क्या ली, जो हमारी निकल के आई 4810 mm स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए वैल्यू। अब आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर हो रही होगी, ठीक है, कि हो क्या रहा है, डब्ल्यूएसएम और एलएसएम के बीच में एक्चुअल डिफरेंस है क्या। डब्ल्यूएसएम और एलएसएम के बीच में एक्चुअल जो डिफरेंस है वो डिफरेंस है आपका, आप एलएसएम में कंक्रीट कम प्रोवाइड करते हो, स्टील ज्यादा प्रोवाइड करते हो। कैसे, यहाँ देखो जो डेप्थ है आपकी वो आपने ले रखी है 1100 mm, डेप्थ ऑफ कंक्रीट की टोटली, ठीक है ना, जहाँ पे डेप्थ ऑफ कंक्रीट आपने यूज कर रखी है 1100 mm, और यहाँ पे देखिए आपने जो डेप्थ यूज कर रखी है वो कर रखी है आपने 700 mm की, ठीक है, यानी आपने सिंपल सी बात है कंक्रीट कम प्रोवाइड कर, ठीक है। डब्ल्यूएसएम में देखिए आपने एएसटी एरिया ऑफ स्टील आपने ले रखी 3078 mm स्क्वायर, 3078 mm स्क्वायर। और अगर मैं बात करूं एलएसएम की, तो एलएसएम में आपने ये एरिया ऑफ स्टील ह्यूज अमाउंट पे ले रखा है, यानी 4810 mm स्क्वायर, ठीक है ना। तो डब्ल्यूएसएम में क्या था आपका, डब्ल्यूएसएम में आपका कंक्रीट आप ज्यादा अमाउंट में यूज कर रहे थे, स्टील आप कम अमाउंट में यूज कर रहे हो, ठीक है। लेकिन वहीं एलएसएम में आप क्या कर रहे हो, कंक्रीट आप कम अमाउंट में यूज कर रहे हो, यानी डेप्थ को आप रेस्ट्रिक्ट करके स्टील को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है ना। तभी स्टील को इंक्रीज कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, यानी जो मोमेंट यहाँ पे कैरी कर रहा है, एलएसएम में जो मोमेंट कैरी कर रहा है वो कर रहा है आपका कौन, स्टील, ठीक है ना। एलएसएम में मोमेंट कौन कैरी कर रहा है, आपका स्टील, ठीक है ना। तो स्टील आपका ज्यादा मोमेंट कैरी कर रहा है किसमें, एलएसएम में। तभी आपका जो फेलियर होता है हम लोग डक्टाइल फेलियर ही कंसीडर करते हैं किसमें, एलएसएम में, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। तभी हम लोग जो डक्टाइल फेलियर ओनली कंसीडर करते हैं किसमें, एलएसएम में हम लोग डक्टाइल फेलियर कंसीडर करते हैं। ब्रिटल फेलियर हम लोग कंसीडर करते ही नहीं, क्योंकि हम लोग एक तो कंक्रीट कम प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरा हम लोग मानते हैं कि अगर स्ट्रक्चर फेल हो तो आपका सफिशिएंट वार्निंग के साथ है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, ये लेस और ये मोर, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है, तो सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए, कौन सी चीज कहाँ पे क्या बन रही है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, ठीक है, तो मैंने आपको कंपैरिजन करके इस क्वेश्चन को बता दिया कि क्या सीन आपका इस क्वेश्चन में बन रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना, इजी सा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से, ठीक है। पहला पेज ये है, पहला पेज ये है इसमें, ठीक है। देन जो अगला पेज है आपका वो ये है, इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देन उसके बाद आप इसका भी ले लीजिए, ठीक है। जितने टाइप की प्रॉब्लम्स आपकी एलएसएम और डब्ल्यूएसएम से अराइज हो सकती है वो सारी की सारी प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपका ऑब्जेक्टिव हो या कन्वेंशनल क्वेश्चन हो, कभी भी कोई क्वेश्चन आपका रुकना नहीं चाहिए कहीं पे भी, ठीक है, बिकॉज हमने सारी के सारी प्रॉब्लम्स, जितने टाइप की प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं वो हमने पढ़ लिया है। अदरवाइज इसके अलावा भी कोई टाइप की प्रॉब्लम्स अगर होंगी तो आपके अब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप इजिली वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर जाओ, ठीक है ना। मतलब एक बार में नहीं बनी, एटलीस्ट आप देखोगे तो सॉल्यूशन आपका आपको समझ में आ जाएगा, तो आप एक टाइप की प्रॉब्लम कुछ टाइप की प्रॉब्लम और कुछ सीख सकते हो, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट आपके सारे के सारे क्लियर करके चल रहे हैं, इसके बाहर कॉन्सेप्ट कुछ नहीं जाता है जैसे कि एग्जाम्स में, ठीक है। साथ में ऑब्जेक्टिव में भी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो बस आप क्लास में बने रहिए, ठीक है, और पेशेंस के साथ पढ़ते रहिए, आप लोगों का कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आरसीसी में, ठीक है ना। एलएसएम डब्ल्यूएसएम जो पहले यूनिट पढ़ रखी है, आप देखना कभी एग्जाम देने जाओगे तो आरसीसी सब्जेक्ट जब पूरा पढ़ लोगे तो उसके बाद देखना जब एग्जाम देने जाओगे तो कितने क्वेश्चन आपने देखना इन्हीं से आएंगे, देखना कुछ क्वेश्चन देखिए, मैं फुल नहीं बोलता हूँ कि हर 100% गारंटी कहीं की नहीं होती है, लेकिन अगर हम 90-95% भी अगर हम चीजें सॉल्व करने में अगर एबल हो रहे हैं, ठीक है, तो वो मोर देन इनफ है किसी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और इतना हम बोलते हैं कि 90% से ऊपर हम लोग करा देंगे आपको, ठीक है ना। आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, किसी किसी एग्जाम में आपके 100% भी आ सकती है सारे, ठीक है ना। तो बस आप पेशेंसी के साथ क्लास में बने रहिए, ठीक है, और सब्जेक्ट कंप्लीट होने का वेट करिए, कहीं तो कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है ना। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, करते हैं हम अपना नेक्स्ट नेक्स्ट सेगमेंट स्टार्ट, ठीक है। व्हेन द साइज ऑफ द बीम इज गिवन, आपका कंप्लीट हो गया, नॉट गिवन आपका कंप्लीट हो गया, जब आपका साइज ऑफ द बीम गिवन नहीं था, पहला केस आपका कंप्लीट हो गया है। तो जो केस आपने डब्ल्यूएसएम में पढ़ा था दूसरा केस, वही केस आपको यहाँ पे अगेन पढ़ना है, ठीक है ना।
अगेन आपको वाला केस पढ़ना है। सेकंड केस आपका क्या है, केस 2, ठीक है। हेडिंग डालिए आप लोग केस 2, केस 2 आप लोग हेडिंग डालिए, और केस 2 आपका रहने वाला है व्हेन द साइज ऑफ द बीम इज गिवन। इसी में ही आप पढ़ोगे डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है ना। जो डबली रेनफोर्स सेक्शन है वो इसी केस में आप लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो केस 2 आप लिखो, आप व्हेन द साइज ऑफ द बीम इज गिवन, व्हेन द साइज ऑफ द बीम इज गिवन। अगर आपको बीम का साइज गिवन है तो ऑब्वियसली बात है बी और डी आपको गिवन होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको डिजाइन क्या करना है, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ स्टील ही बचता है जो आपको डिजाइन करना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डेप्थ निकालने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको एरिया ऑफ स्टील आपको निकालना है यहाँ पे बस, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए, जो सबसे पहला स्टेप आप इसमें करोगे, जब साइज ऑफ द बीम आपको गिवन है और आपको बोलेगा कि बीम को डिजाइन करिए एलएसएम के थ्रू, तो स्टेप 1 में तो आप निकालोगे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। कैलकुलेट कैलकुलेट फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट। और फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट आपका पता ही है आपको, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। वो आपका निकलता है 1.5 इंटू नॉर्मल जो बेंडिंग मोमेंट होता है, या जो आप बोलते हो वर्किंग बेंडिंग मोमेंट से निकलता है, ठीक है ना। ये आपका निकल जाएगा फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। देन उसके बाद स्टेप 2 में, या ये आपको अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकालोगे आप, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकालना है, ठीक है। सबसे पहले स्टेप में आप निकालोगे अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट। देन उसके बाद स्टेप 2 आप जो करने वाले हो उसमें, स्टेप 2 में आप क्या करोगे, स्टेप स्टेप 2 में आप निकालोगे लिमिटिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, या लिमिटिंग लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। सेकंड वाले स्टेप में आप निकालोगे कैलकुलेट एमयू लिमिटिंग, ठीक है ना। एमयू लिमिटिंग है क्या, जो गिवन स्पेसिफिकेशंस हैं उन स्पेसिफिकेशंस के बेस पे मैक्सिमम आपका जो क्या बोलते हैं ना कंप्लीट है या स्टील है जो आपको गिवन है, वो आपके कितना मैक्सिमम मोमेंट कैरी कर सकती है, ठीक है ना। यानी आपको क्वेश्चन में विड्थ गिवन होगी, एरिया ऑफ स्टील गिवन होगा, वो एरिया ऑफ स्टील और विड्थ और डेप्थ कितना मोमेंट रजिस्ट कर पाएंगे, यही आपका एमयू लिमिटिंग है, ठीक है ना। और उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी समझ रहे हो ना, कि जहाँ पे आपकी स्टील भी आप फुल कैपेसिटी पे लेते हो और कंक्रीट भी आप फुल कैपेसिटी पे लेते हो, तो स्टील और कंक्रीट अपनी फुल कैपेसिटी पे कितना बेंडिंग मोमेंट रजिस्ट कर पाएंगे वो आपको निकालना है। उसके बाद कैलकुलेट एमयू लिमिटिंग, ठीक है। तो एमयू लिमिटिंग आपको पता ही है किससे निकलता है, क्यू बी डी स्क्वायर से, ठीक है। एमयू लिमिटिंग आपका निकलता है किससे, क्यू बी डी स्क्वायर, ठीक है ना। देन इसके बाद आपका क्या बनेगा, सबसे पहला आपका केस ए बनेगा, ठीक है। केस ए बनेगा, जो केस ए होगा आपका वो होगा अगर जो बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आपने कैलकुलेट कर रखा है, ये अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन एमयू लिमिटिंग, ठीक है ना। यानी लिमिटिंग सेक्शन से अगर कम है अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट, तो आप सिंपल यहाँ पे जो आपने डेफिनेशन में किया था वही आपको करना है, रेनफोर्स्ड सिंगली रेनफोर्स्ड सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन कर लो आप डिजाइन। एक सेकंड रुको, डिजाइन सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है ना। ये आपको डिजाइन करना है, डिजाइन सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन अगर आपका अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट इज लेस देन लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट, ठीक है ना। देन उसके बाद अगर केस बी अगर आपको बनता है, ठीक है। केस बी क्या है आपका, केस बी में है आपका अगर बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट जो आपने निकाला है इज ग्रेटर देन एमयू लिमिटिंग, ठीक है ना। एमयू लिमिटिंग है तो यहाँ पे आप डिजाइन करोगे डबली रेनफोर्स सेक्शन। यहाँ पे आप क्या डिजाइन करोगे, डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। तो हुआ क्या, हुआ ये कि ये आपको डिजाइनिंग के लिए बेंडिंग मोमेंट गिवन है बीएमयू, और आपके स्ट्रक्चर की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही है, एमयू लिमिटिंग, ठीक है। यानी कैपेसिटी से अगर जो डिजाइन आपको करना है वो कम है, ठीक है, डिजाइन रिक्वायरमेंट कम है, ठीक है। लेट्स कंसीडर आपका 100 किलो न्यूटन मीटर आपको डिजाइन करना है, और एमयू लिमिटिंग आपका है 150 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो स्ट्रक्चर की आपकी लिमिट है वो ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है जितना आपको डिजाइन करना है उससे, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे आप क्या कर लो, स्ट्रक्चर को डिजाइन कर लो, ठीक है। लेकिन वही मैं बात करूं, अगर ये 150 किलोमीटर मीटर है,
ये 150 किलोमीटर मीटर है और आपके स्ट्रक्चर की कैपेसिटी सिर्फ और सिर्फ 100 किलोमीटर मीटर ही है। तो उसके बाद आपको करना क्या पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो 100 किलोमीटर के लिए डिजाइन करोगे, ठीक है, लिमिटिंग सेक्शन 100 किलोमीटर के लिए डिजाइन करोगे। उसके बाद जो बचा हुआ 50 किलोमीटर मीटर है उसके लिए आप अगेन सेक्शन को डिजाइन करोगे स्टील रेनफोर्समेंट को इंक्रीज करें, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है, ये आपने पढ़ रखा था, ठीक है ना, इतना आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो जो पहला केस नंबर 1 है, उस केस नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, केस ए, ठीक है, केस ए के बेस पे हम लोग कैसे करते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं केस ए की, ठीक है, केस ए की मैं बात करूं तो इसमें आपको डिजाइनिंग कैसे करनी है। केस ए में देखिए आप, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है, पहले आपको अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकालना है। इफ अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट निकालना है और वो अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट अगर एमयू लिमिटिंग से कम है, ठीक है, तो आपको सिंगली रेनफोर्स अंडर रेनफोर्स, सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन आपको यहाँ पे डिजाइन कर देना है, ठीक है, सिंगली अंडर रेनफोर्स सेक्शन आपको यहाँ पे डिजाइन कर देना है, ठीक है। आपको पता ही है अगर अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट आपका एमयू लिमिटिंग से कम है तो इसका मतलब क्या होगा, एएसटी एरिया ऑफ स्टील जो आप प्रोवाइड कर रहे हो वो भी आपका एएसटी लिमिटिंग से कम लगेगा, ठीक है। साथ में आपका जो एक्सयू एक्चुअल डेप्थ ऑफ लिमिट जो न्यूट्रल एक्सिस है वो भी आपकी क्या होगी, वो भी आपकी क्या होगी, कम होगी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस पे, ठीक है ना, अगर ये केस बनता है आपका, ठीक है, ये आपको पता ही है क्योंकि आपका अंडर इनको सेक्शन डिजाइन करोगे, अंडर इनको सेक्शन में ये चीजें आपकी बनेंगी, आपको पता ही है, ठीक है ना, सिंपल। देन देन जो आप पहला इसमें निकालोगे आप, ठीक है, इसमें आप पहला क्या निकालोगे, सबसे पहले जब आपको पता चल गया कि ये सेक्शन आपका अंडर रेनफोर्स से डिजाइन करना है या डब्ल्यू रेनफोर्स से डिजाइन करना है, तो उसके बाद जो आप सबसे पहली चीज निकालोगे वो आप निकालोगे एक्स यू, ठीक है। बी एम यू आपको गिवन होगा, बीएमयू आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आपके पास बेंडिंग मोमेंट के फॉर्मूले आपको गिवन है 0.36 एक्सी के बी एक्स यू इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये आपको फॉर्मूले गिवन है, ठीक है ना। और यहाँ पे वैल्यू एक्स यू ही रखनी है, एक्स यू लिमिटिंग लेके मत चलना, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे बीएमयू की वैल्यू गिवन है, आपको निकालना क्या है यहाँ पे एक्स यू, सबसे पहले आप निकालिए एक्स यू, ठीक है। जैसे ही आपका एक्स यू निकल गया, देन उसके बाद अगले वाले केस में आपको निकालना है, सीधे सीधे आप निकालोगे ए एस टी। एएसटी कैसे निकालोगे, सेकेंड वाला फॉर्मूला जो होता है आपका बी एम यू इक्वल टू होता है आपका 0.87 एफ वाई, ठीक है, 0.87 एफ वाई ए एस टी इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये आपका होता है सेकेंड फॉर्मूला। यहाँ से आप निकाल लो ए एस टी बी एम यू अपॉन 0.87 एफ वाई डी माइनस 0.42 एक्स यू, यहाँ से आपका निकल गया क्या, ए एस टी, इतना आपका निकल के आ गया ए एस टी की वैल्यू, ठीक है। और यही चीज आपको यहाँ पे डिजाइनिंग करनी थी, ठीक है ना, यहाँ पे आपको निकालना क्या है, सिर्फ और सिर्फ ए एस टी ही तो निकालना है यहाँ पे, क्योंकि डेप्थ तो आपको गिवन होगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ ए एस टी निकालना है जो कि आप इस फॉर्मूले से डिजाइन करके निकाल सकते हो, या इसके अलावा और भी आपके तरीके हैं ए एस टी निकालने के, ठीक है। ए एस टी अगर आपको निकालना है तो और भी तरीके हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताता हूँ कैसे निकाल सकते हो अल्टरनेटिव वे में, ठीक है, तभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ऑल्टरनेटिव वे में कैसे एएसटी निकाल सकते हो ये भी मैं बताता हूँ। एक तो आप टेंशन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, ठीक है, जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस वाला टेंशन का फॉर्मूला है उससे आपने एएसटी निकाल दिया। और इसके अलावा आप, ठीक है, एक सेकेंड वेट करना, पेजेस हमारे खत्म हो गए, पेजेस खत्म हो गए, तो एक सेकेंड आप लोग प्लीज वेट करना, मैं पेजेस ऐड करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो जो ऑल्टरनेटिव वे आपके हैं, ठीक है, एएसटी निकालने के, ऑल्टरनेटिव वे से भी आप एएसटी निकाल सकते हो, ठीक है। कैसे कैसे निकाल सकते हो, एक तो आप सीधे सीधे क्या कर दो, पहला आप कर दो सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स आप इक्वेट कर दो, ठीक है। जब सी फोर्स इक्वल टू टी फोर्स आप इक्वेट करोगे तो वहां से भी आप 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई ए एस टी निकालना क्या है आपको, ए एस टी, तो ए एस टी आपका यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। एक तो अल्टरनेटिव वे ये हो गया, ठीक है। सेकंड जो अल्टरनेटिव वे है वो कोड ने फॉर्मूला स्पेसिफाई कर रखा है, ये आपका फॉर्मूला कोड ने स्पेसिफाई कर रखा है, आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, यहाँ पे आपको एक्स यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है।
यहाँ पे इस फॉर्मूले के थ्रू आपको XU निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कन्वेंशनल में क्वेश्चन आएगा तो आपको फिर उसके बाद डायरेक्ट इस फॉर्मूले से करोगे तो वो आपको फुल मार्क्स नहीं देगा, आपको प्रॉपर स्टेप्स बना के करने पड़ेंगे वहाँ। ठीक है ना। तो जो IS कोड है, IS कोड ने आपको क्वेश्चन एक फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है, EST का एक फॉर्मूला उन्होंने हमें दे रखा है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है आपका, ये फॉर्मूला मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये आपने पढ़ा भी होगा, अपने जब आपने पढ़ाई करी पॉलिटेक्निक के टाइम पे तो आपने ये चीजें पढ़ी भी होंगी। ठीक है, 0.5 FCK अपॉन FY, ठीक है, 0.5 FCK अपॉन FY ये कोडल प्रोविजन का फॉर्मूला है। 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट अपॉन FCK BD स्क्वायर। ठीक है, FCK BD स्क्वायर, FCK BD स्क्वायर इंटू होल में B इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, 0.5 FCK अपॉन FY इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 BMU अपॉन FCK BD स्क्वायर इंटू BD। यहाँ पे आपको XU कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपका EST निकल के आ जाएगा। एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर वैलिड फॉर अंडर रेनफोर्स सेक्शन एस बैलेंस सेक्शन। कहीं पे आपको बैलेंस सेक्शन की डिजाइनिंग भी करनी है तब भी आपका ये फॉर्मूला वैलिड है, और ये फॉर्मूला आपका अंडर रेनफोर्स सेक्शन के केस में भी आपका ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको बिना एक्सक्यू निकाले भी आप EST डायरेक्टली निकाल सकते हो। आएगा तो आपको प्रॉपर स्टेप वाइज करना पड़ेगा सब चीजें कैलकुलेट करके, क्योंकि आपके मार्क्स को पूरा नहीं दे सकते हो। ठीक है ना, अगर आप करोगे तो ठीक है, लेकिन वैसे न भी करोगे तो दे तो देगा, वैसे मर्जी होती है, लेकिन अब ये है। ठीक है ना, क्या पता न दे, तो पूरा स्टेप्स आप फॉलो करके कर सकते हो, या आपके पास टाइम कम है तो वहाँ पे आप सीधे सीधे क्या कर लो, BMU निकाल लो, MU लिमिटिंग निकाल लो, उसके बाद दोनों को कंपेयर करो, दोनों को कंपेयर करने के बाद सीधे EST का ये वाला फॉर्मूला लगाओ और उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका पहला केस। ठीक है, इस केस के बेस पे एक क्वेश्चन आप कर लो यहाँ पे। ठीक है, बी छोड़ते हैं, ये क्वेश्चन आपका ठीक है, कर लेते हैं ये क्वेश्चन भी, जब हम अभी तक सारे क्वेश्चन करते हुए आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी छोड़ते हैं। इस क्वेश्चन को भी कर लो आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, स्क्रीनशॉट ले लो इसका आप, उसके बाद मैं अगला कुछ क्वेश्चन कराता हूँ सीधे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन क्या गिवन है देखते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है बी इक्वल टू 500 आपको mm गिवन है, बी इक्वल टू 500 mm गिवन है, डी इक्वल टू आपको है 1000 mm आपको गिवन है, M40 कंक्रीट आपको गिवन है, Fe415 स्टील आपको गिवन है, बेंडिंग मोमेंट आपको गिवन है यहाँ पे 460 किलो न्यूटन मीटर का, और इफेक्टिव कवर इन्होंने हमें प्रोवाइड कर रखा है 60 mm का, 60 mm का इन्होंने हमें प्रोवाइड कर रखा है इफेक्टिव कवर। करिए इस बीम की डिजाइनिंग, इस बीम की डिजाइनिंग करिए, 2 से 4 मिनट का आपके पास टाइम है, फटाफट आप इसको डिजाइनिंग करके बताइए, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डबल रेनफोर्स सेक्शन। ठीक है, इजी सी चीजें चल रही है, अभी थोड़ा बहुत मैं फास्ट भी चल रहा हूँ अभी, क्योंकि चीजें आपकी बहुत ही इजी चल रही है यहाँ पे, इससे इजी कुछ नहीं सकता है। ये दूसरी बार पढ़ लो एक साथ देखा जाए तो, आप एक बार पढ़ चुके हो चीजें, बस फॉर्मूले ही डिफरेंस है ना, फॉर्मूले में ही तो डिफरेंस है, बाकी पढ़ा आप चीजें दूसरी बार रहे हो। ठीक है, तभी मैं अभी थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ, एक बार आप इसको करके बताइए क्वेश्चन को सॉल्व करके फटाफट। ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, कुछ भी नहीं है, BMU निकालिए, MU लिमिटिंग निकालिए, कंपैरिजन करिए, कंपैरिजन में आपको पता ही अंडर इनपुट आएगा, EST निकालिए, सीधे EST आप ऑल्टरनेटिव वे जहां से भी निकालने हो आप सब जगह से निकाल के चेक कर लीजिए, सभी जगह से सेम वैल्यू आएगी, वैल्यूज आपकी हर जगह से सेम आएंगी। करिए फटाफट क्वेश्चन और सॉल्व करके बताइए आंसर।
जिसका भी आंसर आए तो आप आंसर प्लीज चैट सेक्शन में बता देना, जिससे कि पता चले कि आपका क्वेश्चन बन चुका है। मैं यहाँ पे करा दूँ। अगर कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करोगे तो वहां पे आपका एक इक्वेशन बनेगी, वहां पे इक्वेशन बन रही होगी, इक्वेशन से आपका एक्स यू निकलेगा, फिर ए एस टी बनेगी। लेकिन ए एस टी अगर आप डायरेक्ट तरीके से निकालते हो तो वो भी ठीक है, ए एस टी आप उससे ही डायरेक्ट निकाल सकते हो, फटाफट निकाल के आप वैसे ही बता सकते हो, ठीक है ना। जल्दी करो, फिर डबली स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आपका दो टॉपिक बचते हैं बस, एक डबली रेनफोर्स सेक्शन और एक टीवी, ठीक है। तो मुश्किल से आपकी 3 दिन की 2-3 दिन की क्लास और चलेगी इसमें, और आपका कंप्लीट हो जाएगा एल एस एम डब्ल्यू एस एम, ठीक है। सबसे बड़ी यूनिट इसकी यही थी, एल एस एम डब्ल्यू एस एम और इंट्रोडक्शन वाला पूरा आगे सारी यूनिट आपकी बड़ी बड़ी सबसे बड़ी यूनिट्स आपकी खत्म हो गई है, ठीक है ना। अब जो भी आगे आपकी यूनिट्स आएंगी वो इतनी बड़ी नहीं होगी, ठीक है ना। 3 क्लास 4 क्लास की मैक्सिमम कोई हो सकती है, लेकिन इससे बड़ी यूनिट कोई नहीं होगी इसके बाद, ठीक है ना। जहाँ पे आपके 10 लेक्चर 8-10 लेक्चर लग जाए, इतनी बड़ी यूनिट कोई नहीं है। तो आपने जो सबसे लार्जर पोर्सन था वो क्लियर करके चल चुके, लार्जर पोर्सन आपका बन चुका है। ठीक है, टाइम टेकिंग चीजें जो थी आप लगभग लगभग उसके एंडिंग में पहुंच चुके हो, बस आपके 2 टॉपिक बचे हुए हैं। उसके बाद टेस्ट भी लूंगा मैं अभी, ठीक है। घर में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टेस्ट आपका नहीं होगा, टेस्ट जितने हम क्वेश्चन दे पाएंगे उतने क्वेश्चन के बेस पर आपके टेस्ट होंगे, भले वो 10 क्वेश्चन हो 12 क्वेश्चन हो, देखेंगे, ठीक है। लेकिन टेस्ट आपका इसके बाद होगा, जब ये पूरा हो जाएगा आपका ये कंप्लीट, तो टेस्ट भी करेंगे हम लोग इसमें साथ में। अगर कोई क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आपके बाहर से आ सकते हैं तो वो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। वैसे छोड़ी कुछ भी चीज़ नहीं है, ठीक है ना, एक भी चीज़ नहीं छोड़ी है। आप देख ही रहे होंगे हर जो आपका टाइप है, हर टाइप में आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करा रखे हैं, और उसका सिग्निफिकेंस भी मैंने हर जगह आपको डिस्कस करके बता रखा है। दीपक गौड़ जी का आंसर निकल के आ गया 2229.7, थोड़ा सा ज्यादा निकल के आ रहा है आपका, हल्का सा, लेकिन ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट इक्वल तो है आपका, सही है, लेकिन 2229 ना। हाँ, ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा निकल के आ रहा है, तो थोड़ा मतलब 2100 के अराउंड, 2100 में आंसर आ रहा है। तो आपका थोड़ा सा ज्यादा निकल गया है, कहीं पे कैलकुलेशन कोई मिस्टेक हो रही होगी क्या पता, मे बी। ए एस टी आप 0.5 एफ सी के अपॉन एफ वाई से निकालो, कितना निकल के आ रहा है देखना एक बार। देखिए, लाइव क्लास में आने का बेनिफिट क्या है आपको, सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि आपको यहाँ पे ये टाइम मिल रहा है सॉल्व करने का प्रॉपर। ठीक है, रिकॉर्डेड में इंसान को टाइम मिलेगा लेकिन वो करेगा नहीं करना, ठीक है। अगर रिकॉर्डेड क्लास जो कोई बच्चे देखते हैं तो उससे क्या होता है कि अभी जो मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए टाइम दे रहा हूँ, वहाँ पे बच्चे के पास इतना पेशेंस नहीं होता है कि वो रुकेगा, कोई भी नहीं रुकता है, हम भी नहीं रुकते हैं। अगर हमें कोई रिकॉर्ड लेक्चर होता है तो आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और जो आगे करा दिया वही कर लेते हैं। तो उससे हमारा होता क्या है, कोई डाउट है या कोई कॉन्सेप्ट है, न्यूमेरिकल से कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं आपके, ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, तो वो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं हो पाएंगे इस बार, ठीक है। फिर प्रॉब्लम से क्रिएट होंगी, बस चीजें समझ तो जाओगे लेकिन वही चीजें हो जाती है ना, रटी वाली चीजें हो जाती है, दूसरे दिन आप भूल जाओगे। दीपक गॉड 2229.7 आ रहा है क्या, कितना ही आ रहा है क्या। एक बार ट्राई करना, मेरा आंसर कुछ और आ रहा है, वैसे कर लेता हूँ, बिल्कुल मैं करा देता हूँ।
2130 के अराउंड आ रहा है, 2130 के अराउंड आंसर आ रहा है। मैंने कैलकुलेट करके देख लिया है, मेरी कैलकुलेशन सही है यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं करा दूंगा क्वेश्चन को फटाफट, उसके बाद हम लोग डब्ल्यू रेनफॉल स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो बी एम यू पहले आपको निकालना क्या है, बी एम यू स्टेप मैंने आपको करा रखा है। बी एम यू पहले आपको निकालना है, ये आप निकालोगे 1.5, जो बी एम आपको गिवन है, बी एम कितना गिवन है 460, ठीक है। तो आपका बी एम यू निकल के आ रहा होगा 690 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद आपको निकालना है एम यू लिमिटिंग, यानी जो आपका सेक्शन है, जो ये बी डी आपको गिवन है, इसके बेस पे आपका सेक्शन कितना मोमेंट कैरी कर सकता है, ठीक है ना। तो ये निकलेगा आपका क्यू बी डी स्क्वायर से, ठीक है। क्यू बी डी स्क्वायर आपका क्यू कितना है, क्यू कितना है आपका 0.1, क्यू आपका देखिए, क्यू आपका देखिए यहाँ पे 0.13 है, ताकि 4 और 5 के लिए 0.138 एफ सी के आपका क्यू की वैल्यू है, ठीक है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, सेकंड मेथड 2173, हाँ ये लगभग फिर भी ठीक है। फर्स्ट वाले से थोड़ा ज्यादा आ रहा है आपका, सेकंड वाले से ठीक है। ठीक है, तो क्यू आपका है यहाँ पे आपका 0.138 एफ सी के, ये आपकी क्यू की वैल्यू है। बी डी स्क्वायर आप कर दो, ठीक है ना। बस वैल्यूज रखिए यहाँ पे आप 0.138 एफ सी के आपका कितना है, एफ सी के आपका यहाँ पे 40 गिवन है, बी गिवन है आपको 500, ओके, बी गिवन है 500, डी स्क्वायर स्मॉल डी निकालना है, तो स्मॉल डी, ये कैपिटल डी आपको गिवन है यहाँ पे, स्मॉल डी में कवर आपको यूज करना पड़ेगा। कवर जब आप लोगे तो 940 आपको हो जाएगा, कवर 60 mm कवर ना, तो 1000 में से 60 घटा दो, 940 का स्क्वायर कर लो। ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही होगी न्यूटन एमएम में, इसको आप डिवाइड बाय 10⁻⁶ कर देना, तो आपका किलो न्यूटन मीटर में आपकी वैल्यू निकल के आ रही होगी। कितनी निकल के आ रही है बताना है इसको, 940 इंटू 940 इंटू 500 इंटू 40 इंटू 0.138, ठीक है। तो आपका ये निकल के आ रहा, ये निकल के आ रहा आपका कितना, 2438, 2438, 2438.74 किलो न्यूटन मीटर, 0.74 किलो न्यूटन मीटर, ये निकल के आ रही है आपकी क्या, एम यू लिमिटिंग की वैल्यू। जब एम यू लिमिटिंग की वैल्यू निकल गई, बी एम यू की निकल गई, तो आपको पता है यहाँ पे दिख रहा है आपको बी एम यू लेस देन एम यू लिमिटिंग, यानी आपके सेक्शन की कैपेसिटी कितनी है, कितनी कैपेसिटी है, और आपको डिजाइन सिर्फ इतने के लिए करना है। तो सिंपल, आप क्या कर लो यहाँ पे अंडर इनफो सेक्शन डिजाइन कर लो, बी एम यू इज लेस देन एम यू लिमिटिंग, ठीक है। तो डिजाइन एंड अंडर इनफो सेक्शन, ठीक है ना, यू आर एस, अंडर इनफो सेक्शन, ठीक है। तो अगर कन्वेंशनल वे से हम चले, जो हमने अभी तक कर रखे थे, एक तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कन्वेंशनल वे की, तो कन्वेंशनल वे से अगर हम चले तो कैसे निकालोगे आप, ठीक है। आपका फॉर्मूला क्या था आपका, बी एम यू इक्वल टू 0.36 एफ सी के बी एक्स यू डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। बी एम यू गिवन है, यहाँ से आपको एक्स यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। बी एम यू कितना गिवन है 690, इसको आप ले लो 10⁻⁶ में न्यूटन एमएम में, ठीक है। 0.36 एफ सी के आपका कितना है 40 एफ सी के गिवन है, बी यहाँ पे आपको गिवन है 500, और एक्स यू आपको निकालना है, जी गिवन है 940 माइनस 0.42 इंटू डी आपको गिवन है 940। ये जब गिवन है 940, तो यहाँ से आपकी इक्वेशन बन के आएगी, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो वो इक्वेशन मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, इक्वेशन आपकी बन के आ रही होगी 0.42 एक्स यू स्क्वायर, 0.42 एक्स यू स्क्वायर, ठीक है,
माइनस 940 एक्स यू प्लस 938 33.33 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन बन के आ रही होगी। यस, आपका सही है, पूजा का एग्जैक्ट आंसर है 2135.47। एग्जैक्ट आंसर है एकदम। एक्स यू आपका 107.32। यस, एकदम सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, तो उसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो एक्स यू यहाँ से निकल जाएगा। निकाल दिया उन्होंने एक्स यू, देखिए आप 107.07 के अराउंड निकल के आ रहा होगा। ठीक है, एक्स यू जब आप इसको सॉल्व करोगे 100 में से कैलसिए तो 100 में से कर लो, नहीं तो फिर सीधराचार्य लगा के उसके बाद नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लो जो पहले हम लोग करते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना। देन उसके बाद ए एस टी निकाल लीजिए आप। निकालना ए एस टी ही है तो ए एस टी निकाल लो। उसके बाद बी एम यू अपॉन 0.87 एफ वाई डी माइनस 0.42 एक्स यू, ये फॉर्मूला था आपका ए एस टी का जो हम लोग अभी तक लिखते हुए आ रहे हैं। ठीक है ना, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो वैल्यूज रखनी है बस आपको। 690 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 0.87। एफ वाई कितना है 415। डी कितना गिवन है आपको 940 माइनस 0.42 एक्स यू गिवन है आपको 107.7। ये वैल्यूज हैं। यहाँ से ए एस टी आप निकाल लोगे और आपका ए एस टी यहाँ से निकल के आएगा जो एग्जैक्ट उन्होंने निकाला है 2135.47 mm के अराउंड आपका इतना अराउंड आपका निकल के आएगा ए एस टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एस टी। अब आप कॉम्प्रेशन इक्वल टू टेंशन वाला फॉर्मूला लगाओ या जो ऑल्टरनेटिव वे में जो आपने फॉर्मूला और यूज कर रखे हैं उन फॉर्मूले से भी वैल्यू आपकी सेम ही निकल के आएगी, किसी से भी वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑल्टरनेटिव से एक वे से हम लोग निकाल लेते हैं। ऑल्टरनेटिव वे में आपका एक फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेते हैं, सी इक्वल टू टी वाला आप लोग यूज करना, उससे भी सेम ही आएगी। जो आई एस कोड में गिवन है फॉर्मूला वो हम यूज कर लेते हैं। ठीक है, आई एस कोड में क्या गिवन है 0.5 एच सी के अपॉन एफ वाई इंटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 बी एम यू अपॉन एफ सी के बी डी स्क्वायर, एफ सी के बी डी स्क्वायर इंटू बी डी। ये आपका फॉर्मूला आपको गिवन है, बस आप इसमें सब्सटीट्यूट करिए वैल्यूज को। 0.5 एफ सी के कितनी है 40 डिवाइडेड बाई 415 और 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 इंटू बी एम यू। बी एम यू आपका कितना निकल के आया था 690 इंटू 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई एफ सी के आपका 40 है इंटू बी आपका 500 आपको गिवन है और डी 940 गिवन है। ये हो गया अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाइड बाई बी कितना है 500, डी कितना है 940। ठीक है, जब आप इससे भी सॉल्व करोगे तो वैल्यू इससे भी आपकी 2134.68 mm स्क्वायर के अराउंड, इतने mm स्क्वायर के अराउंड है, यानी ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही होगी ए एस टी की। ठीक है, तो बाय द सॉल्यूशन आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो ए एस टी की वैल्यू को। ठीक है, बस फॉर्मूले में ही पुट करना है आपको, बाकी तो कुछ कॉन्सेप्ट है ही नहीं, कुछ भी नहीं करना आपको इसमें। ठीक है, इजी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहाँ पे तक कोई चीज रिपीट करनी है तो आप लोग बता सकते हो। ठीक है, बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एक्स यू में जब आप क्या बोला सर, एक्स यू में जब वैल्यू रखी तो क्यों रखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक्स यू में 940, एक्स यू में वैल्यू 940 इफेक्टिव डेप्थ। अच्छा हाँ, ये गलती हो गई क्या, यस ये मिस्टेक हो गई मेरी। 940.42 एक्स यू, हाँ वो 940 नहीं है, एक्स यू है। गुड, मतलब ध्यान है क्लास में आपका। हाँ 940 नहीं, वो जस्ट एक्स यू ही है वहाँ पे, 940 नहीं है। ठीक है, और कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है ना यहाँ पे।
940 है वो, ठीक है ना, मैं मिटा दे रहा हूँ उसको, इरेज कर रहा हूँ मैं, गुड। इसका भी क्लास में बढ़िया ध्यान चल रहा है, सही है। ठीक है, ये यहाँ पे आपका XCU है 0.42, सीधे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, इसका भी स्क्रीन शॉट आप ले लो उसके बाद, मैं लिख देता हूँ इसको 0.42 XCU, ठीक है। ये XCU है, 949 है, ठीक है ना, डी की वैल्यू है 940, 690, ठीक है ठीक है। यस, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, वो 0.42 XCU था, ठीक है ना, तो XCU हमें निकालना है, इक्वेशन आपकी बन के आ गई। थर्ड पेज का भी ले लो, ये आपका फाइनल पेज, जिसका स्क्रीनशॉट आपको लेना पड़ेगा, इसको ले लो। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने पढ़ लिया, ये सिंगली रेनफोर्स सेक्शन आपका कंप्लीट हो गया यहाँ पे, ठीक है। सिंगली रेनफोर्स सेक्शन आपका यहाँ पे निपट गया है, सिंगली रेनफोर्स सेक्शन आपका पूरा का पूरा हमने कंप्लीट कर दिया है, सब चीजें हमने सारे केसेस पढ़ दिए हैं। अब आपका यहाँ से डबली रेनफोर्स सेक्शन, अब आपको पढ़ना है डबली रेनफोर्स सेक्शन आगे, ठीक है ना। अब एकदम ध्यान रखना, आराम से पढ़ेंगे अब चीजें, ठीक है, फिर अपनी स्पीड में जो पहले वाली स्पीड थी उसमें हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। और बस ध्यान रखना, लेकिन इतना तो पता है कि मैं मान के चलूंगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट आपके जो WSN के थे वो क्लियर होंगे, जिससे कि बहुत सी चीजें मुझे यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी WSN अभी LSM के टाइम, ठीक है, इतना मैं मान के चलूंगा। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आती तो पूछ लेना, ठीक है ना, क्योंकि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन हम लोग वहाँ पे भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, और हमने वहाँ पे पूरी 2-2.5 घंटे की एक क्लास लेके बहुत प्रॉपर वे में डिस्कस भी किया था, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा मैं एलोबरेट तो करूंगा, लेकिन बहुत आगे लेवल तक एलोबरेट नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे वो चीज मैं आपको करा रखी है, ठीक है। तो जस्ट डब्ल्यू रेनबो सेक्शन हम लोग यहाँ पे निकाल के बता देंगे, कैसे आपका सेक्शन निकलना, क्या क्या चीजें करने वाले हो आप, सीधे निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना। बस आप लोग अब ध्यान रखना कि क्लास में कोई भी चीज मिस ना हो, इंपॉर्टेंट चीजें चलने वाली है अब, ठीक है। बस बाकी जिसके WSN में वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसको तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, क्योंकि कॉन्सेप्ट वही अप्लाई होने हैं जो वहाँ पे हमने यूज कर रखे हैं, बस स्टेटस की वैल्यू डिफरेंट होगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग डब्ल्यू रेनफो सेक्शन, और डब्ल्यू रेनफो सेक्शन आपको पता ही है क्यों, क्योंकि जब आपका BMU ग्रेटर देन MU लिमिटिंग होगा तो आपका डब्ल्यू रेनफो सेक्शन डिजाइन होगा, ठीक है। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ यहाँ पे डब्ल्यू रेनफो सेक्शन, हेडिंग में डाल रहा हूँ डब्ल्यू रेनफो सेक्शन, ठीक है ना, डब्ल्यू रेनफोर्स, डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन आपकी, ठीक है। जिसके पास भी IS कोड नहीं है आप अपनी IS कोड लेके बैठ जाओ, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं भी है तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर है तो अवेलेबल तो कोई आप कर सकते हो, यहाँ पे आपकी IS कोड काम आने वाली है, थोड़ी थोड़ी काम आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो IS कोड आप लेके बैठ सकते हो, ठीक है। पेज नंबर 70 आप इसमें ओपन कर लेना, IS कोड का, IS 456 का पेज नंबर 70 ओपन कर सकते हो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, वो जरूरत बीच में है, वो मैंने यहाँ पे, वैसे मैंने यहाँ पे उसको PPT के फॉर्म में भी अभी स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है, ठीक है ना, तो यहीं पे भी दिखा दूंगा मैं, अगर खुद के पास आपकी पड़ी हुई है तो आप लोग रख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू रेनफो सेक्शन, ठीक है। तो देखिए आप डब्ल्यू रेनफो सेक्शन हम लोग प्रोवाइड तभी करते हैं जब हमारा बेंडिंग मोमेंट अल्टीमेट आपका ग्रेटर देन हो जाता है, यानी जो डिजाइन करना है वो बेंडिंग मोमेंट आपका कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, MU लिमिटिंग, ठीक है। MU लिमिटिंग किसी सेक्शन की कैपेसिटी है, और डिजाइन आपको करना है BMU, ठीक है। तो अगर BMU MU लिमिटिंग से ज्यादा हो जाए तो वहां पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं डब्ल्यू रेनफो सेक्शन, ठीक है। डब्ल्यू रेनफो सेक्शन होता क्या है कि ऐसा सेक्शन जहां पे रेनफोर्समेंट आपकी टेंशन में एज वेल एज द कॉम्प्रेशन में दोनों साइड आप प्रोवाइड करो, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन, ये आपने पढ़ा भी था, ये आपको बता दिया, ठीक है, ठीक है। तो पहला केस तो हमने पढ़ दिया था जब BMU इज लेस देन MU लिमिटिंग था, तो वहां पे सिंगली रेनफोर्स अंडर रेनफोर्स सेक्शन हमने डिजाइन कर दिया। जब सेकंड केस आपका BMU ग्रेटर देन MU लिमिटिंग है तो हम लोग डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन हम लोग डिजाइन करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं कि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन आपका होता क्या है, ठीक है। तो डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन सिंपली मैंने बता दिया आपको, जहाँ पे आप स्टील रेनफोर्समेंट दोनों साइड प्रोवाइड करते हो उसी को हम लोग डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन बोलते हैं, इसको हम लोग राइट कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं इसको, इफ एरिया ऑफ स्टील, if area of steel provided, if area of steel are provided, if area of steel are provided on
both side of neutral axis, the section may called W. Section may called W. जब एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आप दोनों साइड प्रोवाइड करोगे तो उस टाइप ऑफ सेक्शन को हम लोग कहते हैं डबली रेनफोर्स सेक्शन, ठीक है। तो डबली रेनफोर्स सेक्शन इट में भी तीन टाइप का हो सकता है। डबली रेनफोर्स सेक्शन आपका इट में भी, ठीक है, इट है, इट में भी, जो डब्ल्यूएसएम में तीन टाइप का था वही तीन टाइप का यहाँ पे भी हो सकता है वो, ठीक है। पहला हो सकता है आपका जहाँ पे वैल्यू आपकी एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग। सेकेंड हो सकता है आपका एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग। और थर्ड आपका हो सकता है एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग, ठीक है ना, एक्स यू लिमिटिंग। ये तीन केसेस आपके हो सकते हैं इसके डबली रेनफोर्स सेक्शन की भी, ठीक है। अगर कोई ऐसा सेक्शन आता है जहाँ पे एक्स यू इज लेस देन एक्स यू लिमिटिंग, तो आपको पता है अंडर रेनफोर्स सेक्शन आप डिजाइन करोगे। यहाँ पे आप डिजाइन करो लिमिटिंग सेक्शन, और अगर एक्स यू इज ग्रेटर देन एक्स यू लिमिटिंग होगा तो रीडिजाइन सेक्शन को आपको रीडिजाइन करना है, ठीक है। आप यहाँ पे ओवर रेनफोर्स सेक्शन आप डिजाइन नहीं करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करोगे, सेक्शन को रीडिजाइन करोगे, ठीक है ना। रीडिजाइन आप सेक्शन को यहाँ पे करोगे, ठीक है। सेक्शन को आपको थर्ड वाले केस में करना है रीडिजाइन। जो अभी तक हम लोग फॉलो करते हुए आ रहे हैं एलएसएम के रूल, वही हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे, ठीक है ना। एलएसएम कहता है कि कोई भी सेक्शन आपका ओवर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन कभी भी नहीं होगा। हम लोग हमेशा अंडर रेनफोर्स सेक्शन डिजाइन करेंगे ताकि हमको सफिशिएंट वार्निंग मिले फेलियर से पहले, ठीक है। तो ये तो हो गए हमारे तीन टाइप के सेक्शन जो कि पॉसिबल है आपके, अंडर रेनफोर्स, ओवर रेनफोर्स और आपका बैलेंस सेक्शन या लिमिटिंग सेक्शन बोलते हैं। ये तीनों सेक्शन आपके पॉसिबल है किसमें, किसमें, डबली रेनफोर्स सेक्शन में, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, अब स्टार्ट करते हैं हम अपना। अगर आपको डबली रेनफोर्स सेक्शन कहीं पे आपको प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले आपको डिजाइन करना है वहाँ पे एमयू लिमिटिंग, लिमिटिंग सेक्शन को डिजाइन करना है। लिमिटिंग सेक्शन को डिजाइन करने के बाद जो बेंडिंग मोमेंट बचेगा उसके लिए एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यही अभी तक हम लोग करते हुए आ रहे थे डबली रेनफोर्समेंट, डब्ल्यूएसएम में भी किया। यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, एमयू लिमिटिंग के लिए सेक्शन को डिजाइन करोगे, यानी सेक्शन की जो गिवन स्पेसिफिकेशन है उसके बेस पे उसकी कैपेसिटी कितनी है, पहले आप निकालोगे एमयू लिमिटिंग। एमयू लिमिटिंग के बाद जो रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं एमयू टू, अभी बताऊंगा आपको क्या निकलना है, ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। जो रिमेनिंग बेंडिंग मोमेंट आपका MU2 है, उस MU2 के लिए आप एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे, एक्स्ट्रा रेनफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे इसके लिए MU2 के लिए, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो सेक्शन डिजाइन करने वाले हो वो सेक्शन आप डिजाइन करोगे क्या, लिमिटिंग सेक्शन। तो पहला सेक्शन जो आप डिजाइन करोगे वो सेक्शन आप डिजाइन करोगे लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, ठीक है, ये यहाँ पे आपको पता ही है। तो सेक्शन आपको पहला डिजाइन करना है लिमिटिंग सेक्शन, ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट करके आप लिख लीजिए, फॉर डबली रेनफोर्स सेक्शन, फॉर डबली रेनफोर्स सेक्शन we always design a limiting section, we always design a limiting section, लिमिटिंग सेक्शन। और आपको पता है लिमिटिंग सेक्शन की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग, ये आपको पता ही है, ठीक है। एक्स यू इक्वल टू एक्स यू लिमिटिंग आपकी लिमिटिंग सेक्शन की प्रॉपर्टी होती है, यानी जहाँ पे एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आपकी लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस या मैक्सिमम डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस के इक्वल होती है। इतना आपको पता है, ठीक है ना, ये क्लियर होगा आपको, ठीक है। ये तो हो गया आपका थोड़ा बेसिक, ठीक है। इससे ज्यादा बेसिक हम लोगों ने डब्ल्यूएसएम में पढ़ लिया था, बस थोड़ा सा मैंने यहाँ पे उसको रिपीट कर दिया ताकि आपकी यादें वहाँ पे ताजा हो जाए थोड़ी सी, ठीक है ना। देन देखिए, अब करते हैं हम डब्ल्यू रिंगो सेक्शन को डिजाइन, प्रॉपर स्टेप्स जो फॉलो हमने वहाँ पे करे थे वही स्टेप्स हम लोग यहाँ पे भी ले लेते हैं, ठीक है। उसके थ्रू हम लोग डिजाइन करते हैं डब्ल्यू रिंगो सेक्शन, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता है डब्ल्यू रिंगो सेक्शन डिजाइन करने के लिए पहले हमको क्या करना है, लिमिटिंग सेक्शन डिजाइन करना है, ठीक है। ये कोई बीम है आपकी, पहली ये कोई बीम है, इस बीम को पहले आप डिजाइन करोगे लिमिटिंग मोमेंट के लिए, ठीक है। MU लिमिटिंग के लिए आप इस बीम को डिजाइन करोगे, जो निकलता है आपका क्यू बी डी स्क्वायर,
ठीक है, इससे इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी मिल जाएगी कि कितनी कैपेसिटी आपकी मैक्सिमम ये बीम कैरी कर पा रही है। ठीक है, आपको पता है इससे ऊपर क्या होती है, कंक्रीट होती है, न्यूट्रल एक्सिस है ये। ठीक है, डॉट डॉट लाइन से शो कर रहा हूँ अभी तक में, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्टली शो कर दिया। तो न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर ये क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर आपकी होती है, न्यूट्रल एक्सिस से बिलो आप लोग प्रोवाइड करते हो स्टील को। न्यूट्रल एक्सिस से बिलो क्या प्रोवाइड करते हो आप लोग, स्टील को। स्टील आप न्यूट्रल एक्सिस से बिलो प्रोवाइड करते हो। और AST1 जो लिमिटिंग सेक्शन है उसके लिए जो आप स्टील प्रोवाइड करोगे वो स्टील होगा आपका AST1। ठीक है, देन उसके बाद का केस आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई BMU गिवन होगा। ठीक है, BMU आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, आपने लिमिटिंग सेक्शन के लिए डिजाइन किया, लिमिटिंग सेक्शन के लिए MU लिमिटिंग निकाल दिया। MU लिमिटिंग जब आपने निकाला तो आपने देखा कि BMU जिसके लिए आपको डिजाइन करना है इज ग्रेटर देन MU लिमिटिंग है, ऐसा केस आपका बन रहा है वहां। ठीक है, तो BMU इज ग्रेटर देन MU लिमिटिंग, तो पहले तो आपने सेक्शन को किसके लिए डिजाइन कर दिया, लिमिटिंग सेक्शन के लिए। लेकिन कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मूवमेंट है जिसके लिए अभी भी आपकी सेक्शन को डिजाइन करना है। ठीक है, वो एक्स्ट्रा मूवमेंट आपका क्या रहने वाला है, MU2। और MU2 क्या होगा आपका, BMU माइनस MU लिमिटिंग। ठीक है, जो लिमिटिंग सेक्शन आपने डिजाइन कर रखा है और जो आपको सेक्शन क्वेश्चन में दे रखा है डिजाइन करने के लिए, दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो आपका मोमेंट, रिमेनिंग मोमेंट बच जाएगा जिसके लिए आपको सेक्शन को डिजाइन करना पड़ेगा इसके बाद। ठीक है ना, ये आपको पता है। देन सेकंड सेक्शन आप जो डिजाइन करो यहाँ पे, वो डिजाइन करो आप MU2 के लिए। आप सेकंड सेक्शन यहाँ पे डिजाइन करिए MU2 के लिए। पहला सेक्शन आपने डिजाइन कर दिया किसके लिए, MU लिमिटिंग के लिए। उसके बाद आप अगला सेक्शन डिजाइन करिए MU2 के लिए। ये आप डिजाइन करो MU2 के लिए। और MU2 के लिए आप जब सेक्शन को डिजाइन करोगे, न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे है, तो उस केस में आपको करना क्या है, रेनफोर्समेंट को इंक्रीज करना है कहाँ पे, टेंशन साइड में। और एज वेल एज द हमें कॉम्प्रेशन साइड में भी हमें रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड करना है। ठीक है, जहाँ पे कॉम्प्रेशन साइड में आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है ASC। ठीक है, और AST2 आप प्रोवाइड करोगे रेनफोर्समेंट कहाँ पे, MU, सॉरी टेंशन साइड में। ठीक है ना, टेंशन साइड में आप AST2 रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करोगे। और ये रेनफोर्समेंट इंक्रीज करने का सिर्फ और सिर्फ रीजन क्या है, ओनली रीजन इज टू रेजिस्ट द MU2 बेंडिंग मोमेंट। जो आपका ये MU2 बेंडिंग मोमेंट है, इस MU2 बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट करने के लिए ही हमने AST2 और ASC हमने क्या कर रखी है यहाँ पे, क्या कर रखी है, बढ़ा रखी है। ठीक है ना, ये आपको पता है। देन उसके बाद देखिए, अब मैं बात करूं यहाँ पे फोर्सेस की। ठीक है, अगली बात होती है फोर्सेस की, कौन कौन से फोर्सेस हमें कैलकुलेट करने हैं। तो सेम फोर्सेस जो हमने वहां पे कैलकुलेट करे थे वही फोर्सेस आप यहाँ पे भी कैलकुलेट करके रख दो। पहला फोर्स आपका कंक्रीट के लिए कैलकुलेट होगा। लेकिन ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे इसको अलग अलग बना रखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये अलग अलग है, ये सेक्शन इसके ऊपर ही ओवरलैप है। बस मैंने इसको ब्रेक करके इससे दिखा रखा है कि आपके लिए पिक्चर क्लियर बने। ठीक है ना, पिक्चर आपको क्लियर दिखे और आपको बाद में इजीली ये चीजें समझ में आएगी कौन सी फोर्सेज आपके कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। ठीक है ना, सिंपल वे यही है। सी आपका फोर्स पहला कैलकुलेट होगा, C1 फोर्स, जो कि आपका न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कॉम्प्लीट है उसकी वजह से होगा। सेकंड फोर्स आपका जो कैलकुलेट होगा वो होगा आपका T1 फोर्स। सेकंड फोर्स आपका कैलकुलेट क्या होगा आपका, T1 फोर्स। ठीक है, T1 फोर्स जो कि AST1 से कैलकुलेट होगा आपका C1 फोर्स। और इन दोनों के बीच की जो लिवर आर्म होगी आपकी, C1 फोर्स और T1 फोर्स के बीच की जो लिवर आर्म होगी, ये भी ध्यान रखना, ये लिवर आर्म होगी आपकी D माइनस 0.42 XU। ठीक है ना, ये यानी जो आपने कैलकुलेट कर रखी है C1 और वही वाला केस है, आप देख लो, दिख रहा होगा आपको। तो लिवर आर्म आपकी होगी D माइनस 0.42 XU। ठीक है, लेटेस्ट कंसीडर की जो AST आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है, इसमें आपने इसके सेंट्रॉइड से लेकर टॉप कंप्रेशन फाइबर के बीच में जो कवर प्रोवाइड कर रखा है वो प्रोवाइड कर रखा है आपने DC। ये आपने प्रोवाइड कर रखा है DC कवर। ठीक है, देन उसके बाद अगर सेकंड वाले सेक्शन की मैं बात करूं तो सेकंड वाले सेक्शन में जो फोर्सेस आपको कैलकुलेट करने हैं, सबसे पहला तो फोर्स आपका कॉम्प्रेशन साइड में देखो, यानी न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर देखो कॉम्प्रेशन साइड में। तो कंक्रीट के लिए आपने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख दिया है। बची क्या यहाँ पे आपकी सिर्फ और सिर्फ स्टील। तो स्टील के लिए जब आप इसमें कैलकुलेट करोगे तो स्टील के लिए सेकंड फोर्स आप निकालोगे C2। ठीक है, कॉम्प्रेशन साइड में जो स्टील है उस स्टील के लिए आप सेकंड फोर्स निकालोगे C2। ठीक है, C2 आप सेकंड फोर्स स्टील के लिए यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। ओके, देन उसके बाद अब देखिए उसके अलावा एक फोर्सेस को बचा हुआ है जो कि आपका जहाँ पे AST2 स्टील है वहां पे निकलेगा। और T2 फोर्स आप इसको बोल सकते हो, T2 फोर्स आप यहाँ पे निकालोगे। ठीक है, T2 फोर्स आप निकालोगे यहाँ पे।
और T2 फोर्स आपका होगा क्या, T2 फोर्स आपका जो भी होगा बाद में डिस्कस करेंगे वो तो, ठीक है। जब आपका T2 फोर्स निकल गया तो C2 और T2 के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो भी आपकी लीवर आर्म होगी एक, ठीक है। पहली वाली थी लीवर आर्म 1 और ये वाली होगी आपकी लीवर आर्म 2। तो C2 और T2 के बीच में जो डिस्टेंस होगी लीवर आर्म 2 कहलाएगी, और ये लीवर आर्म 2 होगी आपकी डी माइनस डी सी, डी माइनस डी सी। क्योंकि आपको पता है टॉप कंप्रेशन फाइबर से लेकर सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट की डिस्टेंस है डी है, उसमें से आपने डीसी घटा दिया तो आपका सेंट्रॉइडल डिस्टेंस निकल के आ गई डी माइनस डी सी, जो कि कैलकुलेट होकर आ गई डी माइनस डी सी, ठीक है। तो लीवर आर्म 2 आपकी C2 और T2 फोर्स के लिए क्या होगी, डी माइनस डी सी। ध्यान रखना फोर्सेस यहाँ पे मैंने क्लियर करवा दिया आपको, कौन से फोर्सेस कहाँ पे निकलने वाले हैं, ठीक है। साथ में किसके लिए कौन सी लीवर आर्म आप लेने वाले हो ये मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करके बता दिया है, यही चीज मैंने वहाँ पे आपको बताई थी कहाँ पे, WSM में भी, ठीक है। लेकिन ठीक है, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए ताकि प्रॉब्लम्स ना आए आगे, ठीक है ना, मेन पर्सपेक्टिव यही है दोबारा बताने की। देन उसके बाद अब हम करते हैं सेक्शन की एनालिसिस। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे पहले वाले का भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। किसी को कोई डाउट तो नहीं आ रहा ना यहाँ तक, वही चीजें हैं जो चल रही हैं अभी तक। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में, चैट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। ओके, पहला पेज ये है, इस पेज का भी ले लो आप। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं डिजाइनिंग इसकी, एनालिसिस, ठीक है। ये दो पेज आपके हो गए, ठीक है। इसके बाद हम इसकी एनालिसिस पढ़ते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और समझने वाली चीजें इसमें है, ठीक है। स्ट्रेसेस निकालने हैं आपकी, क्या करना है, इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो सारी चीजें आपकी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तभी आप ये सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो वो सारे कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। बस आप पेशेंस से बना के देखते रहिए क्लास, और आपकी सारी चीजें आज क्लियर होती जाएंगी WSN से, ठीक है ना। तो देखिए आप, अब हम मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों सेक्शन को कंबाइंड कर रहा हूँ जो हमने WSN में किया था, दोनों सेक्शन को कंबाइंड करके एक सेक्शन में ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ, और उसी के बेस पे मैं यहाँ पे डिजाइनिंग कर दूंगा इस सेक्शन की, ठीक है ना, सिंपल। तो मैं अब अलग अलग करके दिन नहीं दिखाऊंगा अभी आपको, मैं यहाँ पे मैं सिंगल एक ही करके सेक्शन आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपका सेक्शन है, ये कोई सेक्शन है आपका, ठीक है। इस सेक्शन में देखिए न्यूट्रल एक्सिस आपकी, लेटेस्ट कंसीडर की न्यूट्रल एक्सिस आपकी यहाँ पे लाई करती है, लेटेस्ट कंसीडर आपकी न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पे लाई कर रही है, ठीक है। और जो रेनफोर्समेंट टेंशन साइड में आपने प्रोवाइड कर रखे, जिसको मैं AST टोटल बोल रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है टेंशन को रेजिस्ट करने के लिए, इसको मैं लिख रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ AST। AST लिखने का मतलब है इसमें AST इक्वल टू क्या होगा, AST1 प्लस AST2, ठीक है, सिंपल, सिंपल सा, ठीक है ना। तो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है AST, और कॉम्प्रेशन साइड में जो आपने रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रखी है वो रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है ASC, ASC आपने कॉम्प्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट आपने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। कवर आपने यहाँ पे ले लिया है, सेंट्रॉइड ऑफ द रेनफोर्समेंट टू द टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर का कवर आपने लिया है DC, DC आपने कवर ले रखा है। और टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर से लेके टेंशन के, टेंशन जहाँ पे स्टील आपने प्रोवाइड कर रखी है उसके सेंट्रॉइडल डिस्टेंस आपकी कहलाती है इफेक्टिव डेप्थ, ये आपकी डिस्टेंस कहलाएगी इफेक्टिव डेप्थ, ये आपको पता ही है, ठीक है, ये डिस्टेंस आपकी कहलाएगी इफेक्टिव डेप्थ, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आप एक चीज और कर लीजिए, यहाँ पे स्पेसिफिकेशन एक छूट गया, XU आपकी डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस है फ्रॉम द टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर टू द न्यूट्रल एक्सिस के बीच में, ठीक है ना, यानी फ्रॉम द टॉप कॉम्प्रेशन फाइबर टू द न्यूट्रल एक्सिस आपकी जो डिस्टेंस है वो है XU, ठीक है, XU आपकी डिस्टेंस है। पहला जो डायग्राम आप इसमें बनाने वाले हो वो डायग्राम आपका बनने वाला है आपका स्ट्रेन डायग्राम, पहला डायग्राम आपका यहाँ पे बनेगा स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। पहला हम लोग बनाते हैं स्ट्रेन डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम जब आप इसका बनाओगे तो स्ट्रेन डायग्राम में आप नीचे बना लो इसको, ये आपका स्ट्रेन डायग्राम है, ठीक है। और स्ट्रेन डायग्राम आपको बताइए कहाँ तक बनेगा, जहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट आपको प्रेजेंट है वहीं तक बनेगा, और स्ट्रेस डायग्राम भी आपका जहाँ पे स्टील रेनफोर्समेंट आपको प्रेजेंट है वहीं तक बनने वाला है, ठीक है। देन उसके बाद स्ट्रेन आपको पता है ये लीनियर होता है, लीनियर जब स्ट्रेन है तो स्ट्रेन डायग्राम आपका लीनियर आप बना लो यहाँ पे, ये आपका बन गया स्ट्रेन डायग्राम, ठीक है। स्ट्रेन डायग्राम आपका ये बन के आ गया, और आपको यहाँ पे पता है टॉप में जो आपके स्ट्रेन
है वो रहने वाले हैं 0.0035 कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर में, ठीक है। और जहाँ पे स्टील आपने प्रोवाइड कर रखी है, जहाँ पे स्टील आपने प्रोवाइड कर रखी है, स्टील जहाँ पे आपने प्रोवाइड कर रखी है वहाँ पे आपके स्ट्रेन रहने वाले हैं ESC, ESC यानी स्ट्रेन एट द स्टील इन कॉम्प्रेशन फाइबर, ESC, ठीक है ना। ESC एप्सिलॉन SC कर लो, ESC नहीं एप्सिलॉन SC, ठीक है ना। एक सेकंड में इसको मिटा के थोड़ा वो कर देता हूँ मैं आपको ताकि प्रॉपर दिखिए, ठीक है। जहाँ पे कॉम्प्रेशन आपकी स्टील है, दूसरे पेन से कर देता हूँ मैं, जहाँ पे कॉम्प्रेशन स्टील है वहां पे अकर कर रहे हैं लेटर्स एप्सिलॉन SC आपके स्ट्रेन अकर कर रहे हैं, एप्सिलॉन SC आपका स्ट्रेन अकर कर रहा है जहाँ पे आपका कॉम्प्रेशन स्टील आपने प्रोवाइड कर रखी है लेटर्स एज्यूम, ठीक है। और 0.002 का स्ट्रेन आपका लेटर्स कंसीडर की कहीं यहाँ पे अकर कर रहा है, कहीं यहाँ पे आपका 0.002 का स्ट्रेन अकर कर रहा है, ठीक है। और टेंशन साइड में आपको पता ही है स्ट्रेन कितना होना चाहिए, 0.002 प्लस 0.87 FY/ES, ये आपका टेंशन साइड में स्ट्रेन होना चाहिए, ठीक है ना, इतना आपको पता है। देन उसके बाद इसके बाद आप ड्रॉ करो स्ट्रेस डायग्राम, इसके बाद आपको ड्रॉ करना है स्ट्रेस डायग्राम। स्ट्रेन डायग्राम आपने बना दिया और हर पॉइंट में आपने स्ट्रेन को क्या कर दिया, जहां जहां पे आपको जरूरत थी स्ट्रेन को स्पेसिफाई करने की वो स्ट्रेन आपने स्पेसिफाई कर दिया। ESC पे आपका स्ट्रेन है ESC एप्सिलॉन SC, टॉप में आपका 0.0035 है, 0.002 जहाँ से आपका स्ट्रेन डायग्राम रेक्टेंगुलर स्टार्ट हो रहा है वो आपका लेटेस्ट कंसीडर की यहाँ पे है, और आपका 0.002 प्लस 0.87 FY/ES आपका AST जहाँ पे प्रेजेंट है वहां पे आपका ये स्ट्रेन प्रेजेंट है लेटेस्ट कंसीडर, ठीक है ना, जितना आपको पता है। देन इस साइड जाओगे स्ट्रेच डायग्राम बनाओगे, ठीक है। तो स्ट्रेच डायग्राम आपका लेटेस्ट कंसीडर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं स्ट्रेच डायग्राम इसका, ठीक है। स्ट्रेच डायग्राम भी आपको पता ही है जहाँ पे EST आपकी रेनफोर्समेंट है वहीं तक बनने वाला है आपका स्ट्रेच डायग्राम। और कंक्रीट के लिए होता है ये पार्टली पैराबोलिक पार्टली रेक्टेंगुलर, ये आपने पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो पैराबोलिक कहाँ तक होगा ये, पैराबोलिक स्ट्रेच डायग्राम आपको मिलेगा जहाँ पे तक 0.002 स्ट्रेन, जब 0.002 स्ट्रेन जहाँ तक है वहां पे तक आपको मिलेगा पैराबोलिक स्ट्रेच डायग्राम। और उसके बाद आपको मिलेगा यहाँ से रेक्टेंगुलर स्ट्रेच डायग्राम, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, रेक्टेंगुलर स्ट्रेच डायग्राम आपको मिलने वाला है, ठीक है ना, इतना आपको पता ही है। जो डिजाइन स्ट्रेस है आपका, वो डिजाइन स्ट्रेस आप लोग लेके चल रहे हो कंक्रीट के लिए 0.45 FC के, 0.45 FC के आप लेके चल रहे हो डिजाइन स्ट्रेस कंक्रीट के लिए, ठीक है ना। ये हर जगह आपका सेम ही रहेगा, ठीक है। कंक्रीट जहाँ पे भी यूज होती है वहाँ पे डिजाइन स्ट्रेस आपका 0.45 FC के ही रहेगा, ठीक है। और लेटेस्ट कंसीडर कि जहाँ पे ESC स्ट्रेन अकर कर रहा है, जो ये ESC स्ट्रेन आपका अकर कर रहा है उस स्ट्रेन पे स्ट्रेसेस आपके हैं, स्टील के जो स्ट्रेसेस हैं आपके वो हैं FSC आपके स्ट्रेसेस है वहां पे, ठीक है ना। लेट अस कंसीडर जहाँ पे आपका ESC स्ट्रेन कर अकर कर रहा है एप्सिलॉन SC जिसको मैं बोल रहा हूँ, और ये एप्सिलॉन SC कहाँ पे अकर कर रहा है, जहाँ पे आपने कॉम्प्रेशन स्टील प्रोवाइड कर रखी है, जहाँ पे कॉम्प्रेशन स्टील प्रोवाइड कर रखी है वहाँ पे स्ट्रेन है एप्सिलॉन SC और स्ट्रेस है वहाँ पे आपका FSC, ठीक है, यानी स्ट्रेस इन स्टील इन कॉम्प्रेशन साइड, ठीक है। ये हो गया आपका ये, ठीक है। इतने हो गए आपके सारे के सारे क्या हो गए, स्पेसिफिकेशन हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब देखिए जो पहली चीज आप यहाँ पे करने वाले हो वो आप निकालोगे, आपको पता ही है। सबसे पहला आप यहाँ पे स्टार्ट करो, टेंशन साइड से स्टार्ट करो। टेंशन साइड में सबसे पहला आप निकालो T4, ठीक है। सबसे पहला आप निकालो यहाँ पे T4। T4 जब आप निकालोगे तो सिंपल सा ही है, T4 आप कैसे निकालोगे, T4 आप निकालोगे स्ट्रेस इनटू एरिया से। टेंशन साइड में जो डिजाइन स्ट्रेस है वही आपको लेना है, डिजाइन स्ट्रेस कितना है आपका 0.87 इंटू FY, दिस इज द स्ट्रेस इंटू एरिया आपको लेना है AST, टोटल एरिया आपने ले रखा है, यानी AST इज द समेशन ऑफ द AST1 प्लस AST2, ये हो गया आपका 0.87 FY इंटू AST टोटल T4, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, ठीक है। T1 और T2 को मैंने T फॉर्म में ही लेके चले गया हूँ, ठीक है ना। अब तीन ही फोर्स हमें निकालने हैं यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ चार फोर्स नहीं निकालने, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको AST1 और AST2 अलग अलग नहीं दिया हो सकता है, जरूरी नहीं है कि AST1 और AST2 आपको गिवन हो, कहीं कहीं पे आपको डायरेक्टली AST भी गिवन हो तो AST भी गिवन हो सकती है, तो यानी AST क्या है आपका समेशन ऑफ AST1 प्लस AST2। तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे एक ही फोर्स ले लिया, यहाँ पे मैंने T इक्वल टू 0.87 FY इंटू AST, ठीक है। एक तो ये फोर्स हो गया आपका।
देन जो फोर्सेस आपके निकलने वाले हैं, एक तो फोर्स आपका निकलेगा जहां पे आपकी स्टील प्रेजेंट है, कहाँ पे, कॉम्प्रेशन साइड में। कॉम्प्रेशन साइड में जहाँ पे आपकी स्टील प्रेजेंट है, वहां पे आपका एक फोर्स निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे, वहां पे आपका एक फोर्स निकलेगा जिसको हम लोग बोलेंगे C2। वहां पे एक फोर्स निकलेगा जिसको हम लोग लेंगे C2। C2 अब हम लोग यहाँ, ठीक है। और एक फोर्स आपका निकलने वाला है C1 फोर्स। C1 फोर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट की वजह से निकल के आ रहा है, ठीक है। ये C1 फोर्स आपका कंक्रीट की वजह से ही निकल के आने वाला है। C1 फोर्स जहाँ पे आपकी कंक्रीट है उसकी वजह से निकलेगा, ठीक है ना। तो दो फोर्स आपके निकलेंगे कॉम्प्रेशन साइड में, एक तो कंक्रीट की वजह से और एक निकलेगा आपके स्टील की वजह से, ठीक है ना। वो हमने पीछे पढ़ लिया है, दो फोर्स हमने देख लिया, ठीक है ना। जो C1 फोर्स है, अभी आप स्टील को भूल जाओ, ठीक है। स्टील आप समझ लो कि स्टील नहीं है अभी यहाँ पे। तो जो C1 फोर्स है आपका, जो पहला वाला सेक्शन है, जो आप C1 फोर्स से निकालोगे, तो जो हमने सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जब हमने डिजाइन किया था, तो सिंगली रेनफोर्स सेक्शन जब आपने डिजाइन किया, तो वहां पे आपका जो पहला वाला केस है, एमयू लिमिटिंग वाला केस जो यहाँ पे है, ये इस केस के बेस पे ही तो आपने डिजाइन करा था ना। यही तो चीज ली थी आपने, AST वहां पे यही था, सेक्शन सेम था आपका, पूरा सेक्शन ही सेम था, ठीक है। और उसके बेस पे आपका फोर्स निकल के कितना आया था, 0.36 HCK/BXU। ये आपका फोर्स निकल के आया था, वहां पे आपने डिजाइन करके रखा था आपने सिंगल रेनफोर्स सेक्शन के केस में, ठीक है। तो जो पहला C1 फोर्स है आपका, वो C1 फोर्स देखिए आप, जो हमें हमने अभी तक डिजाइन कर रखा है, उसके बेस पे ही हमने वो फोर्स रखी है, ठीक है। यानी अभी आप भूल चुके हो कि यहाँ पे आपकी स्टील प्रेजेंट थी, अभी हम मान रहे हैं कि सारे के सारे कंक्रीट ही प्रेजेंट थी, उसके बेस पे हमने निकाल दिया ये फोर्स जो हमने पहले डिराइव करके बैठे हो, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करो, अब याद कर लो कि यहाँ पे स्टील प्रेजेंट है, और जो भूले हुए थे कि स्टील नहीं थी यहाँ पे, अब उस अपनी याददाश्त को वापस लेके आओ और समझो कि भाई नहीं, जो एक्चुअल सेक्शन है, उस एक्चुअल सेक्शन में तो स्टील तो प्रेजेंट है ही है, ठीक है ना। यहाँ पे स्टील तो प्रेजेंट है ही ना, भले हमने टोटल आपका फोर्स ले लिया सिर्फ आपने कंक्रीट को एज्यूम करके, लेकिन यहाँ पे स्टील तो प्रेजेंट है ही है। तो अगर स्टील प्रेजेंट है, तो जितने आपके स्टील में फोर्सेज होंगे इन द फॉर्म ऑफ द कंक्रीट, वो आप माइनस करोगे, ठीक है ना। यानी एक तो आपने कंक्रीट का टोटल एरिया ले लिया, माइनस इसमें से करोगे आप कंक्रीट नॉट अवेलेबल, ठीक है ना। जहां पे कंक्रीट अवेलेबल नहीं है, वहां पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है वो आप माइनस करोगे यहाँ, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बताया था कि मैं C1 में उसको माइनस नहीं करूंगा, मैं उसको माइनस करूंगा C2 में। C2 में माइनस करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ इतना था, क्योंकि दोनों के लीवर आर्म अलग अलग है, तो C2 में आपका लीवर आर्म एक ही हो जाएगी दोनों के लिए, ये मैंने आपको बताया था। अभी मैं इसको दोबारा अभी बता दूंगा कॉन्सेप्ट को, ठीक है ना। तो मैं माइनस यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, माइनस वैसे क्या करना चाहिए मुझे, माइनस मुझे यहाँ पे करना चाहिए, ठीक है। पहले तो ये टोटल कॉन्क्रीट का निकल गया, जो स्टील प्रेजेंट है जहाँ पे, उस स्टील में क्या करो आप, यानी जो कंक्रीट अवेलेबल नहीं है, उस कंक्रीट के अवेलेबल नहीं है स्ट्रेचेस को आप यहाँ पे माइनस करोगे। यदि कंक्रीट अवेलेबल नहीं है, वो कितनी है, कितनी है कंक्रीट अवेलेबल नहीं है, अगर आप फोर्स निकालोगे तो होगा क्या, स्ट्रेस इनटू एरिया। तो स्ट्रेस कितना है आपका, FSC, स्ट्रेस आपका कितना है, सॉरी FSC नहीं होगा, ध्यान रखना, ये यही गलती होगी, ठीक है ना। यही गलती होती है जब आप इसमें माइनस करोगे, ठीक है, जो अवेलेबल नहीं है, तो वो स्टील के स्ट्रेचेस माइनस नहीं करने, हमें कंक्रीट के स्ट्रेचेस माइनस करने हैं। तो माइनस करोगे आप कंक्रीट के स्ट्रेचेस ओनली, तो जहां पे स्टील प्रेजेंट थी, ठीक है, देखिए ये आपकी जहां पे स्टील प्रेजेंट थी, ये आपकी स्टील प्रेजेंट है। इस स्टील में अगर आपने कंक्रीट फिल कर दिया, अगर इस स्टील में आपने क्या फिल कर दिया, कंक्रीट को फिल कर दिया, तो कंक्रीट को फिल करने में आपके स्ट्रेचेस कितने लगेंगे, आपके स्ट्रेचेस, आपके जो डिजाइन स्ट्रेचेस हैं वही लेके चलोगे आप 0.45 FCK, ठीक है। यही आपके स्ट्रेचेस लगने वाले हैं। और एरिया जो आप इसमें लेने वाले हो, वो एरिया आपका चेंज नहीं होगा, एरिया जो सर्कल है सर्कल ही रहेगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो सर्कल है आपका सर्कल ही रहेगा, तो एरिया आपका ASC ही रहने वाला है, क्योंकि आप कंक्रीट ASC में ही तो भरोगे, π/4 × d² चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, एरिया तो आपका सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे जो कंक्रीट नॉट अवेलेबल वाला फोर्स आप माइनस करोगे इसमें, तो वो ये होगा आपका 0.45 FCK इंटू ASC, ये आपको माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। और कंक्रीट के फॉर्म में ही, ठीक है ना। तो हमने क्या करा C1 फोर्स निकालने के लिए, पहले हमने C1 फोर्स आपका सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट ही के फॉर्म में निकाल दिया, जो कि आपका निकल के आया 0.36 FCK/BXU। लेकिन आपको पता है कि वहां पे एक्चुअल में कंक्रीट के साथ साथ स्टील भी प्रेजेंट है, ऊपर वाले में कॉम्प्रेशन में आपको दिख रहा होगा, स्टील भी प्रेजेंट है। तो जितने फोर्सेज वहां पे अवेलेबल है, उन फोर्सेज को हम, उस फोर्स को हम माइनस करेंगे। जो फोर्स आपका स्टील के, जहां पे स्टील प्रेजेंट है वहां पे अवेलेबल होगा, उसको आप माइनस करोगे, लेकिन माइनस किसके फॉर्म में करोगे, कंक्रीट के फॉर्म में ही माइनस करोगे।
यानी कंक्रीट नॉट अवेलेबल के फॉर्म में ही माइनस करोगे। तो इस वजह से आप क्या करोगे, जहां पे स्टील प्रेजेंट है उस स्टील में आप कंक्रीट को फिल कर दोगे, और कंक्रीट को फिल करने के बाद उसमें फोर्स निकाल लोगे। तो उसमें आपका फोर्स निकल के आया, सी फोर्स आपने निकाला वहां पे, स्ट्रेस इनटू एरिया, यानी डिजाइन स्ट्रेस ही तो होगा जो आपको लेना है यहाँ पे 0.45 एफ सी के इंटू एरिया आप लोगे ए एस सी। तो यही चीज मैंने यहाँ पे माइनस कर दी, लेकिन मैं इसको C2 फोर्स में माइनस करूंगा ना कि C1 फोर्स में, ठीक है ना। C2 फोर्स में माइनस करूंगा ना कि C1 फोर्स में। इसका रीजन अभी मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में, आप देखना, ठीक है ना। तो अब हमें निकालना है अगला आपका C2 फोर्स। C2 फोर्स जब आप निकालोगे यहाँ पे, आपको क्या निकालना है, C2 फोर्स आपको यहाँ पे निकालना है C2 फोर्स। जब आप इसमें C2 फोर्स निकालोगे तो C2 फोर्स क्या होगा, पहला तो होगा आपका, सिंपल सी बात है, स्ट्रेस इनटू एरिया, यानी आपने स्ट्रेसेस कितने मान रखे हैं स्टील में, एफएससी आपने स्ट्रेसेस यहाँ पे मान रखे हैं, इनटू एरिया आपका है यहाँ पे एएससी। इतना ही होना चाहिए था, ठीक है ना। C2 फोर्स एक्चुअल में आपका इतना ही होना चाहिए था, लेकिन मैं जो जहाँ पे स्टील अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे ये कंक्रीट वाले स्ट्रेसेस माइनस कर रखे हैं, ये स्ट्रेसेस मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअल तो यहीं पे अप्लाई हो रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ 0.45 एफ सी के ए एस सी, ठीक है ना। 0.45 एफ सी के ए एस सी मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस वाले को यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ। माइनस करने का, ऊपर वाले को माइनस करने का रीजन क्या है, सिंपल सी बात है, जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करोगे, तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देखो, P1 के लिए लीवर आर्म आपकी कितनी थी, C1 वाले फोर्स के लिए जो लीवर आर्म आप लेके चल रहे हो, टाइम कर दिया है, एक सेकंड रुकना। जो C1 वाला फोर्स था उसके लिए आपकी लिवर आर्म है D माइनस 0.42 एक्स, और जो C2 फोर्स है आपका, C2 फोर्स के लिवर आर्म है आपकी D माइनस डी, ठीक है। तो अगर आप इसमें माइनस करोगे इसको, तो जब आप मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालोगे तो फोर्स से इंटू क्या होता है, लिवर आर्म होता है ना। तो फोर्स इंटू लिवर आर्म करते हुए आपको C1 फोर्स के इस वाले पोर्शन के लिए अलग अलग लिवर आर्म लेनी पड़ती, ठीक है। जो ये वाला पोर्शन है आपको इसके लिए अलग लिवर आर्म लेनी पड़ती, और जो ये वाला पोर्शन है इसके लिए आपको अलग लिवर आर्म लेनी पड़ती, ठीक है ना। इसके लिए डी माइनस डी सी, इसके लिए आपका डी माइनस 0.42 एक्स। तो इसीलिए मैंने बस सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने ऊपर इसको माइनस कर दिया, बाकी कोई रीजन नहीं है, ठीक है। अगर आप नीचे भी माइनस करते हो तो कर लेना, बस आप लिवर आर्म आप यहाँ पे इसके लिए आप डी माइनस 0.42 एक्स लेते, और जो ये वाला पोर्शन है इसके लिए आप डी माइनस डी सी आप लिवर आर्म लेके चलते, और आपका काम बन जाता है यहाँ पे, ठीक है ना, इजीली, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम नहीं है, बस अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए मैंने इसको C2 फोर्स के साथ माइनस कर दिया, यानी जो कंक्रीट नॉट अवेलेबल है वो मैंने माइनस कहाँ कर दिया, C2 फोर्स के साथ, जस्ट बिकॉज फॉर माई कन्वीनियंस, ठीक है। ये तो निकल गया आपके C1 और C2 फोर्स, ठीक है। निकल के आ गए। अब देखिए बात होती है लीवर आर्म की, बात यहाँ पे आती है लीवर आर्म की। अगर मैं बात करूँ C1 से जो लीवर आर्म आप खींचोगे टी फोर्स के लिए, तो C1 से जो लीवर आर्म लेने वाले हो आप, वो ये लोगे आप लीवर आर्म 1, और लीवर आर्म 1 हमने पीछे निकाल रखी है, अभी भी देख बताया था मैंने आपको, D माइनस 0.42 एक्स यू, ये आपकी लीवर आर्म लेने वाली है कहाँ से, C1 फोर्स से। और जो C2 फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रहा है, उस C2 फोर्स से जो लीवर आर्म आपकी निकलेगी, वो लीवर आर्म आपकी निकलेगी लीवर आर्म 2। ये लीवर आर्म क्या निकलेगी आपकी, लीवर आर्म 2, जो कि होगी आपकी डी माइनस डी सी, ये भी हमने निकाल लिया, ठीक है ना। ये होगी आपकी डी माइनस डी सी, जो कि आपने कैलकुलेट करके रख दिया है, ठीक है ना। ये थी एनालिसिस आपकी किसकी, एनालिसिस आपकी किसकी, डबली रेनफोर्स सेक्शन की, जो कि हमने करके कंसीडर करके रख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले किया क्या, सबसे पहले एक डबली रेनफोर्स सेक्शन लिया, उस डबली रेनफोर्स सेक्शन का हमने स्ट्रेन डायग्राम हमने प्लॉट किया, वो आपका आगे काम आएगा अभी। तो जो टॉप कंप्रेशन फाइबर है वहां पे स्ट्रेन है आपका 0.0035, जहां पे आपकी स्टील प्रेजेंट है वहां पे आपका स्ट्रेन है ESC, और लेटेस्ट कंसीडर की 0.002 स्ट्रेन आपका कहीं यहाँ पे प्रेजेंट हो रहा है, जहाँ पे से आपका स्ट्रेच डायग्राम रेक्टेंगुलर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो टेंशन साइड में आपकी स्टील प्रेजेंट है, टेंशन साइड में जो स्टील प्रेजेंट है, उस टेंशन में स्टील के में जो स्ट्रेन निकल के आ रहा है, वो स्ट्रेन आपका 0.002 प्लस 0.87 FY अपॉन ES हमने निकाल के रखा था पहले, वही हमने यहाँ पे स्ट्रेन ले लिया, ठीक है। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद आपने किया क्या यहाँ पे, अगले स्टेप में आपने क्या किया, अगले स्टेप में आपने किया यहाँ पे स्ट्रेच डायग्राम प्लॉट किया इसका, ठीक है। इसका आपने क्या करा, स्ट्रेच डायग्राम इसका आपने प्लॉट किया। तो जब आपने इसका स्ट्रेच डायग्राम प्लॉट किया, तो स्ट्रेच डायग्राम प्लॉट करने के बाद आपका क्या निकल के आया, ये देखिए। स्ट्रेच डायग्राम जब आपने इसका प्लॉट किया, तो कॉन्क्रीट के लिए ये पार्टी पैराबोलिक पार्टी रेक्टेंगुलर आपका निकल के आ गया स्ट्रेच डायग्राम, 0.002 स्ट्रेन तक आपका पैराबोलिक, उसके बाद रेक्टेंगुलर, इतना आपको पता ही है, ठीक है।
अब देखिए फोर्सेस आपके क्या हो गए, T1 और T2 को एक करके हमने T फोर्स निकाल दिया यहाँ पे, जो कि स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। स्ट्रेस हमको लेना है डिजाइन स्ट्रेस, और स्टील के लिए डिजाइन स्ट्रेस हम लोग आपको पता है 0.87 FI लेके चल रहे थे। इसको हमने एरिया ऑफ स्टील से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका एक फोर्स निकल गया जो कि आपका है T फोर्स, सिंपल। देन उसके बाद आपका है कंक्रीट में जाइए, कंक्रीट में आपके दो फोर्सेस आपके निकलेंगे, एक तो कंक्रीट की वजह से, एक निकलेगा आपका स्टील की वजह से, ठीक है ना। एक आपका निकलेगा कंक्रीट की वजह से, एक निकलेगा आपका स्टील की वजह से, दो फोर्सेस। तो जो कंक्रीट की वजह से फोर्स निकल रहा उसके लिए डायग्राम बन रहा आपका ये वाला एंगल लिमिटिंग वाला, जहाँ पे कंक्रीट आपकी आप मान रहे हो सिर्फ और सिर्फ ऊपर कंक्रीट है और नीचे आपकी स्टील है, ठीक है। तो ये वही वाला केस बन गया जो केस अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। अगर चाहो तो उस केस को मैं दिखा भी दूँ आपको, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप अभी तो हमारे पास सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, पहले तो मैं दिखा नहीं पा सकता था, लेकिन यहाँ पे तो मेरे पास पूरी फैसिलिटी अवेलेबल है, मैं दिखा देता हूँ कौन सा केस को बात कर रहा हूँ। किसी बेचारे को कंफ्यूजन है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये केस देखिए, ये केस में आपने क्या कर रखा था, इस केस में आपने लिया था, ये देखिए, ये केस जो आपने लिया था ये वाला, इस केस में ये सेम ही तो केस है, AST आपका स्टील है और न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर आपका कंक्रीट है, ठीक है ना। न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर क्या है आपका कंक्रीट है, तो पहला वाला जो केस बन रहा था आपका वहां पे, वो ये सेम ही केस है। इसके कैलकुलेशन करके जब आपने करी थी तो देखिए आप कैलकुलेशन में क्या आया था आपका, आपका देखिए फोर्स आपका 0.36 एफसी के BXU निकल के आ रखा था। तो सेम केस आपका बन गया पहला वाला केस जो आपने वहां पे पढ़ा था, ठीक है ना। जो आपने यहाँ पे पढ़ा था वो केस आपका सेम बन गया वहां पे, ठीक है। ये ठीक है। देन देन आपका C1 फोर्स आपने निकाला तो 0.36 एफसी के BXU ये आपने कैलकुलेट पहले किया था, ठीक है। अभी आपने एज्यूम किया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट अवेलेबल है, अभी यहाँ पे आपके पास स्टील प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो स्टील प्रेजेंट है ही यहाँ पे, है ना। यहाँ पे स्टील प्रेजेंट है एक्चुअल में, लेकिन आप अभी उसको कंसिडर नहीं कर रहे हो। तो जब एक्चुअल में यहाँ पे स्टील प्रेजेंट है तो उस होगी, उस कंक्रीट में जो स्ट्रेसेस होंगे उसमें उसको आप माइनस करोगे यहाँ पे आप, ठीक है ना। यानी जो स्टील है उस स्टील में क्या करोगे आप, कंक्रीट एज्यूम करोगे, और उस कंक्रीट को एज्यूम करने के बाद जो फोर्स निकलेगा उस फोर्स को आप माइनस करोगे, बिकॉज यहाँ पे आपने इतना ये वाला एरिया देखिए, इतना एरिया आपने अलग लेके चल दो, ये आपने जो एरिया है उस एरिया में ये आपने कंक्रीट है ही नहीं यहाँ पे, लेकिन फिर भी आपने कंक्रीट है बोल के आपने 0.36 एफसी के BXU लिखा है वहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे कंक्रीट प्रेजेंट है ही नहीं, ठीक है। तो इस कंक्रीट को आपको माइनस करना पड़ेगा। तो जब आप इस कंक्रीट को माइनस करोगे तो एरिया तो आपका सेम ही रहेगा, क्योंकि आपका सर्कुलर पोर्शन है, तो सर्कुलर पोर्शन का एरिया आपका क्या होता है, पाई/4 इंटू डी स्क्वायर। लेकिन स्ट्रेस आप यहाँ पे FSC स्ट्रेस नहीं लेके, FSC क्या है आपके, स्ट्रेस इन स्टील इन कॉम्प्रेशन, वो स्ट्रेस नहीं लेके आप यहाँ पे स्ट्रेस लेके चलोगे क्या, स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट, ठीक है ना। जो यहाँ पे कॉन्क्रीट आपने एक्स्ट्रा मान के चले थे उसी के स्ट्रेस, तो स्ट्रेस यहाँ पे कॉन्क्रीट में कितने थे, 0.45 एफसी के। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंफ्यूजिंग पॉइंट भी यही है, बाकी इसके अलावा कोई कंफ्यूजिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। कि हमने 0.45 एफसी की क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे आपने पहले वाले जो केस जब 0.36 एफसी के BXU लिया था तो आपने कंक्रीट एज्यूम करके ही वो लिया था, तो कंक्रीट ही आपकी माइनस होगी, न कि स्टील माइनस होगी, ठीक है ना। यहाँ पे स्टील माइनस नहीं होगी, कंक्रीट ही माइनस होगी, क्योंकि आपने पहले आपने कंक्रीट एज्यूम करके ही 0.36 एफसी के BXU लिया था, ठीक है। 3-4 बार रिपीट कर दिया है, अब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। देन अब आपका देखिए 0.36 एफ के BXU निकल गया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, जो कंक्रीट अवेलेबल नहीं थी उसको आपको माइनस करना है, यानी जो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर पोर्शन यहाँ पे अलग से बनाया है उस रेक्टेंगुलर पोर्शन को आपको माइनस करना है, ठीक है। और जब आप इसको माइनस करोगे तो स्ट्रेस इंटू एरिया से ही निकलेगा, तो स्ट्रेस कितने हैं यहाँ पे 0.45 एफ के इंटू एरिया ऑफ स्टील इन कॉम्प्रेशन, ठीक है, सिंपल। स्ट्रेस इंटू एरिया से आपका ये माइनस हो गया। कर मैं C1 में भी सकता था, लेकिन मैं इसको C2 में मैनेज कर रहा हूँ, कोई चेंजेस नहीं आने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आनी, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। बस लीवर आर्म की वजह से मैं यहाँ पे इसको मैंने C2 में मैनेज कर दिया, क्योंकि 0.36 एफसी के BXU की लीवर आर्म आपकी है D-0.42 XU, और 0.45 एफसी के ASC जो कि आपका FSC वाले पोर्शन पे एक्ट कर रहा है उसकी लीवर आर्म है D-DC। तो इसीलिए मैंने इसको ऊपर वाले में माइनस कर दिया है, बाकी कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। इतना आपको पता चल गया है, ये कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद अगला चीज देखिए आप, अगला चीज हमने क्या करा, अगला चीज हमने कुछ भी नहीं किया है, अगला चीज हमें करना है, ठीक है ना। कोई दिक्कत है डब्ल्यू में तो बताइए, मैंने दोबारा भी रिपीट कर दिया इसको। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम है डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन में तो आप लोग प्लीज बता सकते हैं, अदरवाइज मैं अब वैल्यू लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन आज तो कंप्लीट होना नहीं लग रहा आपका, ठीक है। जितना भी होता है हम लोग करते हैं यहाँ पे। उसके बाद आपका इरेज नहीं होगा, ये भी ड्रामे है यार, मर्जी होती है तो इरेज होता है, मर्जी नहीं होगी तो इरेज नहीं होगा।
इस वाले को डिलीट कर रहा था लेकिन ये अब इरेज ही नहीं हो रहा है, नहीं अलग है, रहने दोगे इसको ऐसे। थोड़ा सा नोट्स में क्लैरिटी आनी जरूरी है ना, वही चीज़ सोच रहा था, आएगी फिलहाल। अपनी मर्जी से डिलीट होता है ये। जब इसकी मर्जी होगी तब डिलीट होगा, अदरवाइज डिलीट नहीं होगा। ठीक है, चलो किसी भी करना है ना। ये सेलेक्टेड हुआ, ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं, ये सोचता है सही है, बहुत ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शंस की कमी नहीं है। ठीक है ना, ये हमको हल्के में लेता है, ठीक है ना, हल्के में लेंगे, नहीं ले पाएगा हमें यहाँ पे, ठीक है। देखिए फाइनली डिलीट कर दिया है मैंने इसको, ठीक है ना। ठीक है, तो अब जो जो वैल्यूज आपने निकाली वो वैल्यूज रखते जाइए। ठीक है, जितना आज पढ़ पाते हैं हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग तो कल पढ़ेंगे। ठीक है, आगे इससे आगे शेड्यूल हो सकता है किसी क्लास का, तो वो जितना हम लोग अभी पढ़ पाते हैं वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो जो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं इसके बाद हमने जो निकाली है यहाँ पे, उन इंपॉर्टेंट वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आपने कैलकुलेट करी उन वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो आपने अभी तक पढ़ी, उन इंपॉर्टेंट वैल्यूज का हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। पहला, जो सबसे पहली चीज आपने यहाँ पे निकाली, ठीक है, सबसे पहला आपको पता है कंक्रीट एरिया। जरूरत किस किस की पड़ी, कंक्रीट एरिया की आपको जरूरत पड़ी, जो कि कहाँ पे पड़ी आपको, कंप्रेशन साइड में। कंप्रेशन साइड में आपको इसकी जरूरत पड़ी कंक्रीट एरिया की, ठीक है। और ये कंक्रीट एरिया आपका कितना था, बी इंटू एक्स यू, ये बी है, ठीक है ना। ये बी इंटू एक्स यू आपका कंक्रीट एरिया था यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन ये टोटल एरिया नहीं है, माइनस भी कर रखा है हमने ए एस की। तो बी इंटू एक्स यू आपका कंक्रीट एरिया यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। देन देन उसके बाद जो आपका सी फोर्स निकल के आया यहाँ पे, सी फोर्स आपका निकल के आया, वो सी फोर्स आपका निकल के आया 0.36 एफ सी के बी एक्स यू, ठीक है। ये आपका सी फोर्स निकल के आया। और लीवर आर्म वन आपकी कितनी निकाली आपने, डी माइनस 0.42 एक्स यू, उसको निकालने की जरूरत थी नहीं, हमने पहले ही निकाल के रखी थी, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ठीक है। देन उसके बाद अगर कंक्रीट एरिया आपको नेट लेना है ना, तो नेट कंक्रीट एरिया अगर आपको लेना है तो नेट कंक्रीट एरिया देखिए आप एएसपी से माइनस भी होगा, ठीक है। नेट कंक्रीट एरिया की मैं बात कर देता हूँ यहाँ पे, तो एएसपी से माइनस भी हो जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। देन उसके बाद ये तो हो गया आपका एक चीज जो आपने कैलकुलेट करी। सेकेंड आपने कैलकुलेट क्या करी, टेंशन साइड, टेंशन स्टील, ठीक है ना। सेकेंड चीज आपने यहाँ पे जो कैलकुलेट करी वो करी आपने टेंशन स्टील में, टेंशन स्टील में आपने चीजें कैलकुलेट करी। और टेंशन स्टील में आपने क्या क्या चीजें कैलकुलेट करी, टेंशन स्टील में आपने चीज कैलकुलेट करी थी आपने, एरिया आपको गिवन था वहां पे ए एस टी, टोटल एरिया आपको गिवन क्या था वहां पे ए एस टी, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेस जो आपने लिए थे वहां पे, डिजाइन स्ट्रेस छोड़िए, इसको बार बार क्या लिखना होता है, ठीक है। डिजाइन स्ट्रेस आपने पता ही था आपको 0.87 एफ आई आपने ले रखा है, तो इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है। जो चीज कैलकुलेट होके आई हमारी वो आई आपकी टी फोर्स, टी फोर्स आपका टेंशन स्टील में कैलकुलेट होके आई। और ये टी फोर्स कितना निकल के आया आपका, 0.87 एफ वाई ए एस टी, ये आपका निकल के आया टी फोर्स, ठीक है ना। ये निकल के आ गया आपका टी फोर्स टेंशन स्टील में, ठीक है। अगर टोटल टी फोर्स की मैं बात करूं तो टोटल टी वन प्लस टी टू, ठीक है। तो टोटल टी फोर्स इक्वल टू मैं बात करूं तो ये होगा आपका टी वन प्लस टी टू का समेशन होगा, ठीक है ना। टी वन क्या होगा आपका यहाँ पे, टी वन होगा आपका, अगर मैं अलग से करता इसको तो ये आता 0.87 एफ वाई ए एस टी वन। और टी टू जो निकलता आपका 0.87 एफ वाई ए एस टी टू, ठीक है ना। ये चीजें आपकी निकल के आती, ठीक है ना, यहाँ पे। और C1 इक्वल टू T1 फोर्स आपका ऑलवेज एलिजिबल होगा, क्योंकि आपका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका इक्वल आता है हर जगह से। तो C1 फोर्स इक्वल टू T1 फोर्स आपका ऑलवेज वैलिड होगा हर केस में, ठीक है ना, ध्यान रखना। C1 इक्वल टू T1 फोर्स, यानी जो C1 फोर्स आपका निकला है उस C1 फोर्स को आप T1 फोर्स के इक्वेट कर सकते हो ऑलवेज, ठीक है ना। देखिए जो C1 फोर्स यहाँ पे है, इस C1 फोर्स को आप T1 फोर्स के इक्वेट कर सकते हो, क्योंकि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आपका दोनों साइड से सेम निकल के आना है, ठीक है ना।
इन सिमिलर वे जो C2 फोर्स है और T2 फोर्स है उसको भी आप कहीं पे भी जरूरत पड़े आपकी, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट आप उसको भी इक्वेट कर सकते हो, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखो, ठीक है। ये तो हो गया आपका ये, ठीक है। टेंशन साइड में जो कैलकुलेशन करी थी वो हमने सारे के सारे लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगली चीज है आपका, अगली चीज आपकी क्या है, अगली चीज जो आप निकालोगे यहाँ पे, जो निकाली आपने वो क्या थी, वो थी आपकी जो थर्ड चीज आपने कैलकुलेट करी, ये कैलकुलेट करी थी आपने फॉर कॉम्प्रेशन स्टील, ठीक है। कॉम्प्रेशन स्टील के लिए क्या क्या चीजें कैलकुलेट करी आपने, ये देखते हैं। कॉम्प्रेशन स्टील के लिए, ठीक है, कॉम्प्रेशन स्टील के लिए जो चीजें कैलकुलेट करी उनको हम देखते हैं। सबसे पहले तो जो कॉम्प्रेशन में आपने स्टील लिया है उसका एरिया आपने लिया ASC, ठीक है। और जो स्ट्रेस आपने यहाँ पे लिए थे इसमें, वो लिए थे आपने FSC, ठीक है, FSC। सब चीजें लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। स्ट्रेन जो आपने लिया था इन्होंने, आपने यहाँ पे वो लिया था आपने एप्सिलॉन SC, ठीक है ना। जहाँ पे स्टील प्रेजेंट है, कंप्रेशन स्टील, वहां पे आपने ये चीजें ली थी। एरिया आपने ASC एज्यूम किया था, स्ट्रेस आपने एज्यूम किया था FSC यानी स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन, और स्ट्रेन आपने लिया था एप्सिलॉन SC, ठीक है ना। इन सबका सिग्निफिकेंस है यहाँ पे इसका, ठीक है। इसकी जरूरत आपको पड़ने वाली है आगे, ठीक है ना, ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है। देन उसके बाद आपका देखिए, जब आप इसमें C2 फोर्स आपने निकाला यहाँ पे, C2 फोर्स आपने निकाला तो C2 फोर्स आपका कितना निकल के आया था, C2 फोर्स आपका निकल के आया था ये FSC ASC माइनस 0.45 FCK माइनस ASC, ये आपका निकल के आया था C2 फोर्स, ठीक है। C2 फोर्स आपका निकल के आया था FSC ASC यानी स्ट्रेस इनटू एरिया, जहाँ पे स्टील में फोर्स है, माइनस जो कंक्रीट का फोर्स अवेलेबल नहीं था वो मैंने यहाँ पे माइनस किया। वैसे तो C2 फोर्स इफेक्टिव आपका यही होना चाहिए था, सिर्फ और सिर्फ इतना ही, लेकिन हम लोगों ने कंक्रीट वाला ऊपर माइनस किया था, तो ये पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। तो FSC ASC माइनस 0.45 FCK ASC, ठीक है। ये आपका है, आपका क्या, ये आपका क्या निकल के आया, आपका C2 फोर्स, ठीक है ना। C2 फोर्स आपका इतना निकल के आया, ठीक है। और ये क्या था आपका, इसको लिख देता हूं मैं, ये था क्या, ये था आपका स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लोकेशन ऑफ द कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लोकेशन ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट, ठीक है। स्ट्रेस इन कंक्रीट एट द लोकेशन ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट आपका यहाँ पे जो 0.45 FCK ASC वाला टर्म था, ठीक है ना। ये C2 फोर्स आपका टोटल चीजें होगी, सिग्निफिकेंस हमने सब ले लिया। लीवर आर्म 2 जो यहाँ पे निकल के आई थी आपकी, लीवर आर्म 2 कितनी थी आपकी, D-DC, और हम हमेशा C2 फोर्स को हम लोग ऑलवेज T2 फोर्स के इक्वेट कर सकते हैं, ये हमने पढ़ लिया है अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। हम लोग जहाँ भी रिक्वायरमेंट हमने अपनी होगी वहाँ पे C2 फोर्स को T2 फोर्स के इक्वेट करके कोई चीज अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो हो गया आपका ये चीज, ठीक है, ये तो निकल गई आपकी ये चीजें। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जब आपको निकालोगे तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने से पहले एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकालनी है, ठीक है। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस भी निकालनी है, लेकिन ये चीजें हम लोग आज नहीं निकाल रहे, इसको हम लोग निकालेंगे बाद में, ठीक है। आज आप यहीं तक पढ़ो, अभी टॉपिक काफी लंबा है ये डब्ल्यू रेनफोर्स का, ठीक है ना। 12 बज गया है, तो किसी क्लास तक में भी कोई शेड्यूल फिक्स हो, ठीक है। तो हम लोग अपना क्लास फाइंड अप यहाँ पे करेंगे आज, ओके। मैं स्क्रीनशॉट के लिए आपको टाइम देता हूँ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपनी कॉपी में इसके नोट्स बना के प्रॉपर रख लेना, ठीक है। डब्ल्यू इनको यहाँ से लेना स्टार्ट करो, जिसने नहीं लिया था, जिसने ले लिया था कोई दिक्कत नहीं इसका, ठीक है। पहला पेज ये है, सेकंड पेज आपका ये है, थर्ड पेज आपका ये है, ठीक है। फोर्थ पेज आपका ये है, और फाइनल पेज आपका ये है, ठीक है। ये आपके ये आपके सारे के सारे स्क्रीनशॉट लेके
आप लोग अपने नोट्स में बना के इसको प्रॉपर तरीके से रख लेना, ठीक है। परसों हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्लास। कल संडे है, कल आपका ऑफ रहेगा। परसों क्लास हम यहीं से स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे कि परसों आपका डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए, कोशिश करेंगे, क्योंकि चीजें थोड़ी सी यहाँ पे लेंथी हैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर हो पाई तो परसों हम लोग कोशिश करेंगे कि डब्ल्यू रेनफोर्स सेक्शन को हम लोग निपटा दें, ठीक है ना। फटाफट करेंगे थोड़ा चीजें, ठीक है। अगर नहीं भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं, परसों वाले लेक्चर में, उसके अगले लेक्चर में आपका इसको खत्म करके फिर टीवी में स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। थर्ड पेज, थर्ड पेज कौन सा है? फर्स्ट पेज, सेकेंड पेज, थर्ड पेज। हो गया? यही पेज की बात कर रहे थे आप या कोई और दूसरा पेज है? ओके डन, ठीक है। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचिए, ठीक है, घर से बाहर मरने के लिए। बाकी क्लास आपकी मंडे को होगी अब, ठीक है। क्लास हम मंडे को मिलते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से, अभी इसी से आगे क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक अपना पीछे का जो बैकलॉग है वो रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो अभी तक करा रखे हैं उसके बेस पे अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो प्रीवियस ईयर आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। लास्ट में मैं वैसे करा भी दूंगा कुछ क्वेश्चन सॉल्व आपको। बाकी अगर खुद ही होकर आपको करना है तो क्वेश्चन आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है ना। बीएमसी की क्लास चल रही है क्या आपकी, बीएमसी क्लास या नहीं चल रही? मुझे बीएमसी क्लास का आइडिया नहीं है एक्चुअल में, आपकी चल रही है या नहीं चल रही? ओके, नहीं चल रही तो सर की तबीयत खराब है एक्चुअल में, शायद ना। सर की तबीयत खराब है अभी फिलहाल, तभी ऑफ कर रखा होगा, उनको टाइफाइड हो रहा है। तो जब कुछ ठीक होंगे तो उसके बाद क्लास चलेंगी बीएमसी, ठीक है ना। क्लासेस हो जाएंगी आपकी, टेंशन मत लो। बस घर में अपना ध्यान रखो और मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय।